हेलो एंड वेलकम बैक टू चहल एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग एग्रीकल्चर और डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक्स में एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप अगर पास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड्स को चेक करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 ईयर्स यूपीएससी एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं कर रहा है एंड दिस इज द सेक्शन जो हाईली प्रोबेबल बन जाता है प्रीलिम्स 2023 के लिए। अगेन बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्ट्रेंट हम बहुत ज्यादा पोर्शंस को तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट जितना पोर्शन हो सकता है उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज एग्रीकल्चर टॉपिक और उसके बाद कुछ मिनट्स में या वी विल ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टाइम ऑन डिफेंस पोर्शन ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर के टॉपिक से रिलेटेड। ओके, कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर दीजिए क्या आप लोगों को विजिबल है, आपको ये रीडेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सी दिस वाज इन न्यूज, ये पीआईबी का आर्टिकल है एंड पीआईबी के आर्टिकल में it is mentioned the cabinet approves implementation of pradhan mantri krishi sinchai yojana for 2021 to 26। again this becomes important because 5 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। so what UPSC can ask you from this pradhan mantri krishi sinchai yojana becomes important for the prelims 2023। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इस लाइन को एक बार आप रीड करिए। आउट ऑफ अबाउट 141 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ नेट सोन एरिया, कितना 141 मिलियन हेक्टेयर्स है भारत के अंदर जो नेट सोन एरिया है। अबाउट 65 मिलियन हेक्टेयर्स दैट इज अराउंड 45% इज कवर्ड अंडर इरिगेशन। कहने का मतलब यह है अगर हम इरिगेशन की बात करते हैं तो भारत में जो नेट सोन एरिया है जहां पर खेती होती है एक्चुअल में उसका 45% ही आज की डेट में कवर्ड है थ्रू इरिगेशन एंड द रेस्ट ऑल इफ यू विल सी रिमेनिंग 55% इज स्टिल रेन फेड और मॉनसून डिपेंडेंट। नाउ why it is monsoon dependent and what is the problem in the monsoon dependency। देखिए भारत के अंदर मॉनसून जो है वो इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर मींस कि किसी साल तो बहुत अच्छा हो जाता है और किसी साल बहुत ही ज्यादा पुअर रेनफॉल होती है। प्लस इट इज अनइवन ऑल्सो। अनइवन का मतलब क्या है, कुछ एरियाज जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं महाराष्ट्र में मुंबई की बात करूं तो उस एरिया में इतनी ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी इतनी ज्यादा बारिश होती है। बट इफ आई कंसीडर राजस्थान एरियाज तो राजस्थान का कुछ ऐसा एरिया है जहां पर शायद बारिश होती ही नहीं है या बहुत मिनिमल लेवल की बारिश होती है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस होती हैं। So this is also big problematic issue because crops को लिमिटेड अमाउंट में पानी चाहिए होता है। कुछ जगहों पर मॉनसून इतना ज्यादा हो जाता है कि उसकी वजह से खेत खराब हो जाते हैं एंड कुछ एरियाज में तो पानी ही नहीं बरस पाता है। So this irregularity and unevenness leads to a big problem in the agriculture sector। इरिगेशन एक बहुत ही बड़ी समस्या है, उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक स्कीम को लेके आते हैं एंड दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बिफोर स्टार्टिंग विद द स्कीम्स एटलीस्ट आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर या ओवरव्यू होना चाहिए कौन सा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आता है, बिकॉज आई विल डेफिनेटली यहां पर हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं पीआईबी के आर्टिकल में भी कि यहां पर जब मैं आपको बोलूंगा कि दिस स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बट यू गाइस शुड हैव अ फेयर आइडिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है या अगर मैं आपसे बोलता हूं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तो वो कहां पर पड़ता है। इस तरीके से चीजें आपको कवर करनी है। सो एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्रीज को एक बार कवर कर लेते हैं। देखिए मिनिस्ट्रीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाई? बिकॉज UPSC can definitely ask you certain things regarding the structural organizational structure setup of the agriculture in India।
सो देयर आर टू मिनिस्ट्रीज विच आर रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चर। भारत के अंदर दो मिनिस्ट्रीज जो आपको पता होनी चाहिए, एक है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑब्वियसली, एक है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री। देयर आर टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्री है। अब मिनिस्ट्रीज के अंदर आते हैं डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो व्हेनेवर आई विल से कि ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट कर रहा है, दैट दिस स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इट इंप्लाइज दैट इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर because it is under Ministry of Agriculture. So this department, next department that is under your agriculture ministry is DARE. DARE means Department of Agriculture Research and Education. So this is another department, DARE department. So these two department comes under Ministry of Agriculture. Next point that you should understand is in the DARE only, that in the Department of Agriculture Research and Education there is one institution, and you must have heard about this institution, that is known as ICAR. Now कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी फुल फॉर्म बताइए, व्हाट इज आईसीएआर, कहां पर आप आईसीएआर को पढ़ते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। सो एक बार उसकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देख लेते हैं। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं मैं, नॉट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। सो पहले वाले डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर बाइफर्केशंस हैं। फॉर एग्जांपल there are certain statutory organizations, certain organizations are known as attached office, certain are central public sector enterprises, और कुछों को हम लोग autonomous या cooperatives के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले statutory organizations. What are statutory organizations? There are certain organizations that are backed by a law. सो पार्लियामेंट ने एक लॉ क्रिएट किया होगा और उस लॉ से अगर उसको बैकिंग मिलती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, दैट दिस पर्टिकुलर इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। सो किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। तो आप बार बार ये चीजें अपने करंट अफेयर्स में यू मस्ट बी सीइंग ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस एंड बोर्ड्स। सो यू शुड नो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन backed by a law under Department of Agriculture, and in fact Department of Agriculture is under Ministry of Agriculture. Next, National Cooperative Development Council, that is also known as NCDC. These are statutory organizations. Next comes to attach office. See, there are certain organizations जो attach office होती हैं किसी डिपार्टमेंट के साथ। तो देखिए डिपार्टमेंट के साथ जो अटैच ऑफिस है उसे बोलते हैं नेशनल रेनफेड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिस इज अटैच ऑफिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट कम्स योर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ये एक सरकारी कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना कंपनीज, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं। सिमिलरली एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है ये, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या सेल या गेल, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड लास्ट इज योर ऑटोनॉमस और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सी ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए NAFED, NAFED। नाउ व्हाट इज NAFED? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ NAFED? एक बार आप मुझे बताइए कि भारत के अंदर जब हम MSP की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जब आप पढ़ते होंगे कि ग्रेन्स को फार्मर्स से लिया जाता है, बट वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स से ग्रेन्स लेती है? सो यू नो दैट इट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बट अगर मैं आपसे बोलता हूं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए कौन सी अथॉरिटी करती है ये काम? NAFED करती है। NAFED से रिलेटेड एक चीज और पता होनी चाहिए, कब आई थी NAFED? इन 1958। नेक्स्ट हम बात करते हैं SFAC। नाउ व्हाट इज दिस SFAC? स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चरल कंसोर्टियम। इट इज registered as a cooperative society under the Societies Act of 1860। अब ये क्यों न्यूज में रहती है? काफी टाइम आपने एक एग्रीकल्चर की स्कीम सुनी होगी, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग।
NAM. So National Agricultural Marketing को implementing agency या nodal agency is SFAC. ओके, बट दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और ये क्या है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रजिस्टर्ड अंडर 1860 एक्ट. नाउ लेट अस कम बैक टू प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. तो देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. फर्स्ट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए आई है, क्योंकि इसका कुछ एक ऑब्जेक्टिव होगा. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज प्रोटेक्टिव इरिगेशन. नाउ इरिगेशन हम लोगों ने देखा कि अनइवननेस एंड इररेगुलर मॉनसून की वजह से हमारे फार्मर्स को पानी नहीं मिल पाता है, या पानी बहुत जरूरत से ज्यादा बरस जाता है. तो वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज मस्ट बी प्रोवाइडेड, एंड फॉर दैट द स्कीम फोकसेस अपॉन protective irrigation. Means every farmer or every farmland in India must get the irrigation facilities to all the agricultural farms. Now UPSC बोलेगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है ये, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म्स के लिए. कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से एक बात और बताइए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसे बोला जाता है, क्या एरिया का डेफिनेशन है. गाइस, यूपीएससी कैन आस्क यू सिंपली दिस क्वेश्चन, हु आर कंसीडर्ड एज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया. तो ये आपको पता होना चाहिए. स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर एकड़ ऑफ लैंड होता है. तो अगर 2 हेक्टेयर एकड़ से लैंड कम होता है तो आप उन्हें क्या मानते हैं, you consider them small and marginal farmers. But देखिए, यहां पर all agriculture farms की बात हो रही है, size is irrelevant here. नेक्स्ट, यहां पर आप देखिए किस पर्पस के लिए आ रहा है, ताकि रूरल प्रॉस्पेरिटी को जन्म दे सके, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम. दैट वाज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022. 2022 चला गया है, बट दिस स्कीम इज स्टिल देयर. नेक्स्ट, this scheme particularly amalgamated means mixed or combined all the previous schemes. जैसे there was one scheme known as accelerated irrigation benefits program, that is AIB. second, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम. ये पुरानी स्कीम्स चलती आ रही थी भारत के अंदर. तो जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आया, उसने ये सारी स्कीम्स को क्लब टुगेदर कर दिया और एक ही स्कीम बना दी, जिसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बोला. ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, कंपोनेंट ऑफ द नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. So National Mission on Sustainable Agriculture, a component under National एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके अंदर 8 कंपोनेंट्स है. अभी हम देखेंगे आगे वीडियो के अंदर, लेक्चर्स के अंदर अभी हम कवर करेंगे उसे भी. बट याद रखिएगा, इट वाज वन ऑफ द 8 कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट के अंदर ऑन फार्म मैनेजमेंट कंपोनेंट चला रहा था सरकार, बट उसको भी अमेलगेमेट कर दिया है और एक ही होलिस्टिक स्कीम बना दी है. कहने का मतलब यह है कि ये तीनों स्कीम्स अब किसका पार्ट बन चुकी हैं, कृषि सिंचाई योजना. ओके, चलिए नेक्स्ट. नाउ यूपीएससी कैन आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सी जगहों पर ये स्कीम एप्लीकेबल है. यूपीएससी विल सिंपली आस्क यू, कहेगा कि भाई झारखंड में है, मध्य प्रदेश में है, या सदर्न स्टेट्स में है. इट इज नॉट इन नॉर्दर्न स्टेट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल दी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर कवर्ड अंडर द स्कीम. नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी विल आस्क यू, who provides the policy direction, means who is the most important authority here, जो पॉलिसी को डायरेक्ट करती है किस तरीके से होना चाहिए. दैट इज नोन एज नेशनल स्टीयरिंग कमिटी. देखिए, एक कमिटी होती है हमेशा स्टीयरिंग कमिटी. स्टीयरिंग मतलब जैसे आपने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील होता है ना, किस जगह पर आपको घुमाना है, लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, डायरेक्शन कैसे देनी है. तो उस स्कीम की डायरेक्शन को देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा हेड करी हुई एक मीटिंग होती है, एक कमिटी होती है, नेशनल स्टीयरिंग कमिटी. So National Steering Committee is now headed by Prime Minister, which provides the policy direction under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. Next point, who implements, who takes care of the implementation. तो अगर implementation की बात देखी जाएगी तो National Executive Committee, that is NEC, under the chairmanship of Vice Chairman of नीति आयोग. नीति आयोग कब बना था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस. नीति आयोग
किसको रिप्लेस करता है, कब बनता है और क्या बेनिफिट्स हैं नीति आयोग के। यूपीएससी कैन सिंपली आस्क यू। और मुझे एक बात बताइए, कौन से 5 ईयर प्लान के बाद नीति आयोग का गठन हुआ था। चलिए, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग विल ओवरसी द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एट द नेशनल लेवल। सो देखिए, एक तो है डायरेक्शन देना और उस डायरेक्शन को इंप्लीमेंट कराने का काम है एग्जीक्यूटिव कमिटी का, जो कि वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं स्कीम कंपोनेंट्स के साथ। नाउ व्हाट आर द स्कीम कंपोनेंट्स? देयर आर स्कीम कंपोनेंट्स 4। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम, अभी मैंने आपको बताया था वो वाला कंपोनेंट जुड़ चुका है। हर खेत को पानी, थर्ड कंपोनेंट, एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, फोर्थ प्रोग्राम। नाउ जनरली हम लोगों को ऐसा लगता है, वी ट्राई टू एज्यूम थिंग इन द प्रीलिम्स पेपर, और वहां पर हम तुक्केबाजी पे चले जाते हैं, वी गो ऑन एज्यूमिंग द थिंग्स। बट यूपीएससी को भी ये बात पता चल चुकी है कि आप तुक्केबाजी करते हैं, आप ट्राई टू एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो सही स्टेटमेंट भी देगा, तब भी हमें ऐसा लगता है कि शायद गलत ही होगी। तो यहां पर एक चीज देखिए, मैं बोलता हूं पर ड्रॉप मोर क्रॉप कौन सा डिपार्टमेंट करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अभी आपने देखा इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बट सेकंड कंपोनेंट एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम अलग मिनिस्ट्री के अंडर आता है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, बिकॉज इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर। हर खेत को पानी is again department of water, again ministry of jal shakti. But watershed development program comes under ministry of rural development because land resources of department के अंडर आता है। सो ये बात याद करनी पड़ेगी, कौन सा कंपोनेंट किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। अब एक एक करके उन कंपोनेंट्स को भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप कंपोनेंट। देखिए, यहां पर हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? प्रिसीजन वाटर एप्लीकेशन। प्रिसीजन वाटर एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी तरीके से प्रिसाइजली वाटर को यूज कर सकें, बिकॉज ड्रॉट लाइक कंडीशंस हैं या इंश्योर इरिगेशन देना है, वाटर का यूसेज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो वी वांट टू फोकस ऑन किस तरीके से करेंगे। देखिए, ड्रिप स्प्रिंकलर या स्प्रिंकलर्स लगाएंगे, या ड्रिप इरिगेशन पर फोकस करेंगे, या फिर हम पाइवट्स लगाएंगे, रेन गन्स लगाएंगे इन द फार्म। इसको हम लोग एक कंपोनेंट बोलते हैं जल सिंचाई। सो देखिए, माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर्स को सप्लीमेंट करने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलर्स इरिगेशन, पानी की खपत को कम करते हैं। दे ट्राई टू मिनिमाइज द एक्सेसिवनेस ऑफ द वेस्टेज ऑफ द वाटर, एंड इट ऑल्सो फोकसेस पर्टिकुलरली मोर अपॉन द ग्रोथ। यील्ड भी ज्यादा निकल के आता है। Maximize the use of available water including rainfall and minimize irrigation requirement, that is जल संरक्षण। तो जल को संरक्षण भी करना है और सिंचाई में संरक्षण भी करना है। Next, accelerated irrigation benefits program, that is a second component of the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस पर किस चीज के लिए फोकस करा जा रहा है? टू फोकस ऑन फास्टर कंप्लीशन ऑफ द मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को करने के लिए पर्टिकुलरली इस वाले कंपोनेंट को लाया गया है। नाउ मुझे कमेंट सेक्शन में आप जल्दी से बताइए मेजर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। सो मेजर मीडियम माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस बारे में नॉलेज है या नहीं है। अगर नहीं है तो आई विल ट्राई टू आंसर दिस। आपको पता होना चाहिए कल्चरेबल कमांड एरिया कौन सा होता है, मेजर मीडियम इरिगेशन माइनर प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। चलिए, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज हर खेत को पानी। हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए थर्ड कंपोनेंट है, एंड इट एम्स एट क्रिएशन ऑफ न्यू वाटर सोर्सेज थ्रू माइनर इरिगेशन। सरफेस वाटर को भी यूज करेगा और ग्राउंड वाटर को भी इस्तेमाल करेगा। यूपीएससी बोलेगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस वाटर को यूज करता है आपका हर खेत को पानी कंपोनेंट। जी नहीं, ग्राउंड वाटर के लिए भी एप्लीकेबल है। देखिए यहां पर क्या बोल रहे हैं, जल संचय, स्ट्रेंथनिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करता है कि पानी को बचाएंगे जब बारिश आएगी और उसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हर खेत तक पानी भी पहुंचा जा सके। टू प्रोवाइड एडिशनल 4.5 लाख हेक्टेयर इरिगेशन अंडर दिस कंपोनेंट।
एंड लास्ट कंपोनेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रहा है वो क्या है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ वाटर। देखिए ऐसा कई सारा पानी होता है जो एक्चुअल में रन ऑफ के मेथड से चले आता है। रन ऑफ का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक खेत है और यहां पे पानी बारिश होती है, पानी पड़ता है, तो जो पानी है बह करके कहां चले जाता है, नालों में चले जाता है, गडर्स में चले जाता है, या फिर आपको देखने को मिलेगा वो जाके नदियों में मिल जाता है। तो किसी तरीके से इस पानी को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकें, प्लस हम सॉइल का मॉइस्चर को भी कंजर्व कर सकें, इसके लिए भी ये जरूरी है। सॉइल का मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए एक टेक्निक याद करिएगा, अभी मैं आपको बता देता हूं, बाद में हम पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं सगुना राइस टेक्निक। देखिए यहीं से लिंक करिएगा, अभी मैं आपको सगुना राइस टेक्निक भी बताने वाला हूं, इसकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई के बाद सगुना राइस टेक्निक पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है, लास्ट ईयर शायद यूपीएससी, लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर यूपीएससी ने इस पर प्रश्न भी पूछा है, सगुना राइस टेक्निक पर एसआरटी किसके लिए है। तो इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेसिक आइडिया। चलिए ऑब्जेक्टिव्स, तो देखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, बात वही है जो बस इंग्लिश में लिखी हुई है। तो बात सिंपल सी है, दैट सिंपल टॉक इज किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लाया जा रहा है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सके हम इरिगेशन में, फिजिकली एक्सेस हो सके फार्म के पास पानी, वाटर सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, एफिशिएंट उसका यूटिलाइजेशन हो सके, प्रिसीजन इरिगेशन मेथड्स इस्तेमाल हो सके, दैट ऑल एनहांस रिचार्ज ऑफ एक्विफायर्स। एक्विफायर्स मतलब जो हमारे पास ग्राउंड लेवल के अंदर एक्विफायर्स होते हैं उनको रिचार्ज कर सके बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल इन इंडिया। तो ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए भी एक्विफायर्स बनाए जाएं, उसी चीज से रिलेटेड ये पूरा का पूरा स्कीम है। चलिए एक बार सबसे पहले सगुना राइस टेक्निक को देख लेते हैं ताकि आप उसको रिलेट कर पाएं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जी, सगुना राइस टेक्निक, इट इज ऑल्सो नोन एज SRT टेक्निक। इट इज cultivation of rice on permanent raised beds without ploughing, puddling or transplantation. This is a zero tillage agriculture, conservation agriculture का एक टाइप है, अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान भाषा में, it will be very much clear to you। बट ये मेथड कहां से इवॉल्व होता है, रायगढ़ महाराष्ट्र से। The permanent raised beds facilitate oxygen supply to root while maintaining optimum moisture। अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप सभी एक बात जानते हैं, वाटर, अभी देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ही इसको रिलेट करिएगा। पानी की इरिगेशन आपको देना है, बट पानी की इरिगेशन सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो कहां पर होती है, पैडी फील्ड्स में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप जानते हैं ये बात। आई यू गाइज विद मी, कमेंट सेक्शन में बोलते रहिए, ये बात बताते रहिए मुझे कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पैडी फील्ड्स में पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज यू नो कि राइस की खेती में द पैडी फील्ड्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ देयर यू नो, जब वो सोन पे होते हैं तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम पानी से कवर्ड रहते हैं। सो इरिगेशन के लिए पानी बहुत जरूरी है और पानी इस पैडी फील्ड्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के लिए सगुना राइस टेक्निक को लाया गया, महाराष्ट्र के एक इंसान ने इस चीज को बताया और बोला कि ये टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वाटर की जो खपत है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो देखिए किया क्या जाता है एक्चुअल में इस टेक्निक के अंदर, व्हाट यू ट्राई टू डू इज, सबसे पहले तो आप किसी भी तरीके की कोई भी इट इज जीरो टिलेज एग्रीकल्चर, मतलब आप किसी भी तरीके से प्लफिंग या फिर पटलिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ट्रांसप्लांटेशन भी नहीं करेंगे। मतलब जैसे आप देखते होंगे धान की जब खेती होती है तो उसको लगाया जाता है और उसके बाद उसको निकाल करके बड़े खेतों में लगाया जाता है और फिर एग्रीकल्चर में जो सॉइल होती है मल्चिंग करी जाती है ना, पानी के साथ उसको मिक्स किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप प्लफिंग भी नहीं करेंगे, मतलब आप मिट्टी के खोदेंगे भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से कोई एग्रीकल्चर के अंदर आप छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं, सॉइल के अंदर छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। तो इससे कैसे कंजर्वेशन आएगा, इससे किस प्रकार से डेवलपमेंट होगी, आइए समझते हैं इस चीज को। देखिए
एक बार आप इस इमेज को देखिए तो आपको बेटर समझ में आएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। एक्चुअल में एक यहां पर कंपोनेंट लगा हुआ है, आप ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहां पर इमेज के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जाता है, फार्मर एक तरीके से आयरन फॉर्मा को यूज करता है और जो सॉइल होती है उसमें कुछ होल्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसको मारता है एक तरीके से, आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर नीचे होल्स को क्रिएट करने के लिए ताकि सीड्स को डाला जा सके, इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप इसको क्रिएट कर देते हैं, मतलब आप इसको यूज करते हैं, देखिए यहां पे आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं और होल्स क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, होल्स होने के बाद आप क्या करते हैं, इस टेक्निक के अंदर आप उस वाले जगह पर सीड्स प्लांट कर देते हैं, सीड्स डाल देते हैं। चलिए, फिर उसके बाद आप इरिगेशन करते हैं। जिस प्रकार से आप इरिगेशन करते हैं वैसे ही आप इरिगेशन यहां पर भी करेंगे। एंड आफ्टर इरिगेशन व्हेन द एक्चुअली आप देखेंगे जब ये एकदम से तैयार हो जाते हैं पैडी फील्ड्स, मतलब जब यहां पर अच्छे से ग्रोथ हो जाती है, जैसे इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहां पर ग्रोथ हो जाती है, तब आपको यहां पर एक चीज देखने को मिलेगी कि आफ्टर दिस हाउ इट इज कंजर्विंग, हाउ दिस प्रोसेस इज कंजर्विंग मॉइस्चर। सो जब आप यहां से हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्ट तो कर लेते हैं, बट हार्वेस्ट करते वक्त अ स्मॉल प्लांट, मतलब जो प्लांट का या उस पर्टिकुलर पेड़ का छोटा सा हिस्सा आप हमेशा सॉइल में ही गाड़ के रखते हैं, मतलब पूरा का पूरा जो पेड़ है उसको बाहर नहीं निकालते हैं, पूरे की पूरी जो लेंथ है उसको बाहर नहीं निकालते हैं। थोड़ा सा एरिया या थोड़ा सा जो स्मॉल स्टेम्स वाला एरिया है, जो रूट्स वाला एरिया है, वापस से किस में डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। और उसके बाद इट गोज फॉर डीकंपोजिशन, एंड डीकंपोजिशन होने के साथ देखा जाता है कि मॉइस्चर कंटेंट लेवल भी सॉइल के अंदर मौजूद होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पैडी फील्ड्स की प्रेजेंट या ग्रोथ करने जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट सॉइल की कम हो जाती है। सो दिस प्रोसेस इंक्रीजेस द सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। सो यहीं पर हम लोगों ने भी यही बात बोली है। देखिए ये वाला पॉइंट पढ़िए, SRT insists that all roots and small portion of a stem should be left in the beds for slow rotting, मतलब सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, और जब वो सड़ते हैं तो उसी के साथ मॉइस्चर भी जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को सगुना राइस टेक्निक कहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, देखिए हार्वेस्टिंग 8 से 10 दिन अर्लियर हो जाती है। 8 से 10 दिन अर्लियर इसकी हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड कम लगता है, प्लस मैन पावर भी कम लगता है, बिकॉज प्लविंग, ट्रांसप्लांटेशन, पडलिंग की जरूरत नहीं होती है। तो एक तरीके से लेबर की कॉस्ट भी बचती है यहां पर। सो दिस टेक्निक वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी। सिंपल पूछा था कि बताइए सगुना राइस टेक्निक किस से रिलेटेड है और क्या करता है। तो यू नो गाइस, अब ये क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को बचाता है। चलिए वापस से हम लोग बात करते हैं अपनी सेकंड स्कीम की, और हमारी सेकंड स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा, मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली से रिलेटेड या फिर मैं आपसे बोल सकता हूं फिशरी सेक्टर से रिलेटेड ये योजना है। चलिए ये भी देखिए, पीआईबी का आर्टिकल है, मैंने निकाला है आपके लिए, और ये यूपीएससी मतलब जस्ट यहां से ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कभी भी। तो सेकंड एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सेलिब्रेटेड एंड दिस, तो यहां से आपको पता चल गया कि भाई यूपीएससी कैन आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। चलिए फर्स्ट देखिए, सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर। फर्स्ट कौन है, चाइना। तो भारत जो है हमारा वो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है, नॉट फर्स्ट। यूपीएससी आपको फर्स्ट लिख के दे देगा। फिशरी सेक्टर पिछले 5 साल से ग्रोथ पर है। अगर आपसे यूपीएससी इस तरीके की स्टेटमेंट देता है कि सिंस लास्ट 5 years fishery sectors has registered a double growth rate, yes, this statement being a although ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट बात बिल्कुल ठीक है। द सेक्टर हैज ग्रोन रैपिडली 4.9% in 2012-13 and today it is 11.9%.
फिश एंड फिश प्रोडक्ट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं भारत के अंदर अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए। एंड फिशरीज प्रोवाइड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। नाउ यूपीएससी आपसे ये पूछेगा व्हाट आर द सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय by the Indian government to improve the fisheries sector in India। तो फिशरी सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी चीजों को लाया गया है? तो फिशरी सेक्टर को लाने के लिए सबसे पहले आप देखिए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। आप यहां पे याद करिए वापस से, मैंने आपको यहां पे बताया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया। बट देखिए कहां क्या लिखा है यहां पे, 2019 में ये डिपार्टमेंट बनाया गया, उससे पहले नहीं था। तो ये एक भारत सरकार के द्वारा इनिशिएटिव था ताकि ज्यादा फोकस किया जा सके किस पर? फिशरीज सेक्टर पर। टू फोकस मोर ऑन द फिशरीज सेक्टर सच सेपरेट डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड। नेक्स्ट यू विल सी one scheme known as Blue Revolution, integrated development and management of fisheries was introduced. This particular scheme, what it did, this scheme merged all the previous scheme। इसका मतलब ये सबसे बड़ी स्कीम है आज की डेट में, सबसे होलिस्टिक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स को जोड़ दिया गया है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम? इन दोनों में फर्क क्या होता है? और अगर मैं आपसे बोलता हूं इन विच पर्टिकुलर स्कीम आपको देखने को मिलेगा स्टेट भी इन्वॉल्व होती है, सो गाइस कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट, द रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम कवर्स इनलैंड फिशरीज। इनलैंड का मतलब आप जानते हैं कोस्टलैंड की बात नहीं कर रहे हैं, अंदर इनलैंड एरियाज पर फिशरीज को करा जाएगा। एक्वाकल्चर, आप एक्वाकल्चर भी जानते हैं, एक्वाकल्चर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर, एग्रीकल्चर ही है बट पानी के अंदर है। मरीन फिशरीज मींस द कोस्टल एरिया, मरीन फिशरीज को भी इंक्लूड करता है। डीप सी फिशिंग, मेरीकल्चर एंड ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बट बाय हुम? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। तो विच इज द सेंट्रल अथॉरिटी हेयर जो यहां पर सारे के सारे कामों को देखभाल करेगा, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, दैट इज नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। सेंट्रल आउटले मतलब कितना पैसा लगा रहा है, क्योंकि इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट बोथ आर डूइंग दी दे आर बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग। 3,000 करोड़, यूपीएससी आपको 30,000 करोड़ दे देगा। इस फिगर्स में डिफरेंस कर देता है, तो आप थोड़ा सा प्रीलिम्स में ध्यान रखिएगा। कई बार मिसाइल्स में भी ऐसे कंफ्यूजन करेगा, हम देखेंगे डिफेंस के अंदर कई बार ये मिसाइल्स के अंदर भी कंफ्यूजन कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर वो उसकी जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर है तो कहेगा 1,00,000 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर है। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फॉर 5 years एंड हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट देखिए, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा सो डेफिनेटली हम लोग इस पीडीएफ को भी अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FIDF। द फंड साइज इज ₹7,522 करोड़। तो यहां पर एक बात और याद रखनी है, एक और इनिशिएटिव लाया गया है, थर्ड इनिशिएटिव। फर्स्ट इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज बनाया गया, सेकंड इनिशिएटिव क्या था? ब्लू रेवोल्यूशन, और थर्ड इनिशिएटिव इज फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। दिस प्रोवाइड्स कंसेशनल फाइनेंस, मतलब थोड़े से कम दामों पर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक फंड बनाया गया है। और देखिए नोडल एजेंसीज कौन है, मतलब कौन कहां से आप फंड ले सकते हैं? तो नाबार्ड से ले सकते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी। याद करिए अभी आपने एनसीडीसी पढ़ा था, देखिए एनसीडीसी कहां पर पढ़ा था आपने? दिस इज एनसीडीसी, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इससे भी फंड लिया जा सकता है। दीज ऑल आर नोडल लोनिंग एजेंसीज। और यहां पर एक प्रोविजन है इंटरेस्ट सबवेंशन। व्हाट इज इंटरेस्ट सबवेंशन गाइस? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है, देखिए लोन्स भारत में दे तो दिए जाते हैं परंतु वापस नहीं मिल पाते हैं बैंकिंग सेक्टर को। व्हाई इट इज नॉट रिटर्न? बिकॉज लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलता है कि वो लोन्स वापस कर पाए।
आप जब भी लोन लेते हैं तो वहां पर एक कोलेटरल रखने की बात होती है, कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है। बट अगर आपको कुछ गिरवी ना रखवाना पड़े, मान लीजिए आपको 10 करोड़ रुपए का लोन मिलता है और आप अपने घर की एक 20 करोड़ का घर आप गिरवी रखवाते हैं, तो आप मुझे खुद बताइए क्या आप 10 करोड़ रुपए का लोन चुकाएंगे? जी हां, आप खुद चुकाएंगे, क्योंकि आपने गिरवी रखवा रखा है अपना घर। बट व्हाट इफ आपने लोन ले लिया और बदले में कुछ गिरवी नहीं रखवाया गया, तो क्या आपके पास इंसेंटिव होगा वापस देने का? जी नहीं। तो विजय माल्या टाइप आप बन जाएंगे, आपको पैसा नहीं वापस कर पाएंगे आप। तो उसी चीज के लिए आपको देखने को मिलेगा भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब जो व्यक्ति अपने लोन्स को प्रॉपर टाइम पर देगा, मतलब एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए यहां पे बात हो रही है, इफ दे विल प्रोवाइड देयर लोन्स ऑन टाइम, समय पर देंगे, तो उनको 3% तक इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। तो मान लीजिए बाकी लोगों को 8% देना पड़ता है, तो उनको सिर्फ 5% देना पड़ेगा इफ दे विल प्रोवाइड ऑल देयर लोन्स ईएमआईज ऑन टाइम। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। नेक्स्ट यहां पर मैं आपको एक चीज बताते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां पर है नेक्स्ट स्कीम जिसके बारे में आप पढ़ रहे थे। तो मैंने आपके लिए सारी स्कीम्स एक ही साथ लिख दी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए मरीन सेक्टर के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं या फिशरीज के लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, तो फिशरीज मरीन सेक्टर में जो फिशरीज हैं उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलरली 4 इनिशिएटिव्स हैं। चौथा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द फ्लैगशिप स्कीम फोकस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मरीन एंड इनलैंड फिशरीज बोथ। ये याद रखिएगा, सिर्फ यूपीएससी आपसे सवाल में ये लिख देगा मरीन फिशरीज ओनली, तो गलत हो जाएगा। मरीन भी है और इनलैंड एरियाज पे जो फिशरीज हैं वो भी इसका पार्ट बन जाते हैं। देखिए ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2021 टू 2025 देयर आर प्रोविजंस on ban period support to fishermen during the period fishing is not permitted। थोड़ा सा समय इस मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार बोल सकती है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप फिशिंग नहीं कर सकते हैं, ताकि एनवायरमेंट मस्ट ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। देखिए स्पेशल फोकस कहां पर है? स्पेशल फोकस इज ऑन आइलैंड्स, हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। कमेंट सेक्शन में मेरे को जल्दी से बताइए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम कितने डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है? दिस इज ऑल्सो अ स्कीम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है? एंड नोडल मिनिस्ट्री तो आप देख ही चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एक और प्रोग्राम था रिवर रांचिंग प्रोग्राम, ठीक है, ये भी इस साल करंट अफेयर्स में रहा है, रिवर रांचिंग। सो रिवर रांचिंग प्रोग्राम इट इज अ स्पेशल एक्टिविटी अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसी योजना के अंतर्गत रिवर रांचिंग प्रोग्राम है। देखिए रिवर रांचिंग का मतलब क्या है? रिवर से हम लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे पानी को सींचने की। तो सींचने के लिए, या मैं बोल सकता हूं एक तरीके से पानी को अवेलेबल कराने के लिए रिवर रांचिंग प्रोग्राम आया है। National Fisheries Development Board is the nodal agency for implementing the program. Next important current affairs for this particular year, very important, because a lot of noise and a lot of chatter there was amongst the newspapers also, amongst the economists also, amongst the panel members also। बहुत सारी बातें हुई हैं किससे रिलेटेड? मिलेट्स फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। सो मिलेट्स आर very important for this particular current affairs और this particular prelims 2023। आइए देखिए न्यूज में दे रखा है मिलेट प्रोडक्शन इन 3 years हरियाणा रैंक्स 4th, पंजाब एट बॉटम। सो ये मैंने आपके लिए जस्ट एक कटआउट लगाया है ताकि आपको समझ में आ सके। इसी से पहले एक और करंट अफेयर्स था हिडन हंगर से रिलेटेड। द हिंदू के एडिटोरियल में लिखा हुआ था हिडन हंगर पे। हिडन हंगर क्या है? देखिए ऐसा हंगर जो हम लोगों को दिख नहीं रहा है। एक हंगर है जो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपको भूख लगती है तो सामने वाला आपको देख सकता है कि भाई इसको भूख लग रही है, बट एक हंगर और है एंड दैट हंगर इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी। सो विटामिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। एज पर दी आपको देखने को मिलेगा जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे आया, हाल ही का जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे आया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भी भारत के अंदर विमेन
मोस्ट ऑफ द विमेन 70% ऑफ द विमेन दे आर एनीमिक इन नेचर, मींस खून की कमी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है भारत के अंदर, जिंक की डेफिशिएंसी है बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही है उनकी एज के अनुसार। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब उनका बॉडी मास इंडेक्स बहुत कम है और बहुत ज्यादा पतले हैं। तो चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, एंड दैट इज व्हाई मिलेट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ, उसके बारे में इतना अवेयरनेस फैलाने की बात यहीं पर हो रही है। और उसी आर्टिकल के अंदर हिडन हंगर भी बताया गया था, और यह भी बताया गया था हिडन हंगर से रिलेटेड सोल्यूशन क्या है, एंड द सोल्यूशन लाइज इन द मिलेट्स। आइए बात करते हैं सबसे पहले मिलेट्स की। तो देखिए मिलेट्स क्यों जरूरी हो जाते हैं, थोड़ा सा यूपीएससी आपसे इसका कुछ पर्सपेक्टिव पूछ सकता है। इन मिलेट्स को हम लोग कोर्स ग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब मोटा अनाज, जैसे रागी, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, ये सब ही क्या किस में आते हैं, दे आर कोर्स ग्रेन्स, मोटा, जैसे दलिया है, ये सब कोर्स ग्रेन है। बट ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे आर एनरिच्ड, दे आर लोडेड, ओवरलोडेड विद द न्यूट्रिशनल क्वालिटीज। कैसी न्यूट्रिशनल क्वालिटीज, देखिए दे आर रिच इन प्रोटीन, तो दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, एंड इन इंडिया वी लैक प्रोटीन। देखिए मैं आपको एक चीज जल्दी से एक बात समझ लीजिए, यहां पर दो तरीके से हमारे पास न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए बॉडी के अंदर। एक होती है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कार्ब्स, फॉर एग्जांपल फैट्स, एंड देन योर प्रोटीन्स। दीज आर दी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये तो हमें पूरी करनी ही करनी है। कार्ब्स के अंदर भी देयर आर टाइप्स ऑफ कार्ब्स। फॉर एग्जांपल वन टाइप ऑफ कार्ब इज नोन एज सिंपल कार्ब्स and one is known as complex carb। जैसे हम लोग जब ओट्स और ये सब खाते हैं, या आप अगर जिम जाते हैं, सो यू गाइस वेरी वेल नो, हमारे जिम के ट्रेनर्स हम लोगों को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को खाइए, बिकॉज दे रिलीज इंसुलिन, सॉरी दे रिलीज शुगर्स, एंड शुगर्स को बहुत धीरे धीरे रिलीज करता है, तो इंसुलिन कैन एक्ट वेरी गुड ऑन द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। बट सिंपल कार्ब्स, जैसे हम लोग मैदा खाते हैं, ये सब चीजें क्या है, सिंपल कार्ब्स, इट ब्रेक्स एंड एकदम से हाइक क्रिएट कर देता है शुगर्स लेवल्स की। तभी डायबिटिक के पेशेंट्स को हमेशा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है, एडवाइस किया जाता है। सेकंड इज योर फैट्स। फैट्स के अंदर भी आपको कुछ पता होना चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा रहे हैं फैट्स। फैट्स से रिलेटेड आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि फैट्स पर्टिकुलरली दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक नहीं है। हमारे लिए क्या अच्छे हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स। तो देखिए अनसैचुरेटेड फैट्स को दो रूप में बोला जाता है, एक होता है मूफा, एक होता है पूफा। मूफा मींस मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये दोनों ही बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, आपकी डाइट में होने चाहिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट चाहते हैं, देखिए ये इनके सोर्स क्या हैं, इनके सोर्स हैं जैसे फिश ऑयल इज वन सच सोर्स, या फिर मैं आपसे बोलता हूं आलमंड्स या ऑल दी ड्राई फ्रूट्स पर्टिकुलरली, तो ये हेल्दी फैट्स होते हैं। दिस डिक्रीजेस योर कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये हेल्दी फैट्स है। सैचुरेटेड फैट्स पुअर होते हैं, और सैचुरेटेड में भी सबसे गंदे होते हैं ट्रांस फैट, and trans fat leads to lot of heart diseases in the patients, in the humans। तो इसी के लिए ये पता होना चाहिए। and last is your protein। इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, बिकॉज मोस्टली हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो खाते हैं वो खाते हैं सिंपल वाला कार्ब्स एंड सैचुरेटेड फैट्स। तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा डिसीज के लिए दे आर द बिगेस्ट कॉजेस। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोटीन का सोर्स पूरा करता है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स आर हाई इन प्रोटीन्स एंड वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, दे कैन ग्रो इन लेस फर्टाइल एरियाज। लेस फर्टाइल एरियाज मतलब एक्चुअल में वो एरियाज जहां पर बहुत ज्यादा ड्रॉट लाइक कंडीशंस होंगी, तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी कहलाए जाते हैं। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है इनका, कम समय में जल्दी ये इनकी पैदावार होती है। देखिए फॉर एग्जांपल 70 to 100 डेज एज अगेंस्ट 120 to 150 डेज फॉर पैडी और वीट। तो करीबन करीबन 120 दिन, मतलब 4 से 5 महीने पैडी और वीट को लगते हैं, और इनको कितने लगते हैं, 2 से 2.5 महीने। तो जल्दी पैदावार हो जाती है।
वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं ड्रॉट रेजिस्टेंट है। सो ये वो एरियाज में भी उगाए जा सकते हैं जहां पर ड्रॉट्स कंडीशंस होती हैं। 350 टू 500 मिलीमीटर वर्सेस 600 टू 1200 मिलीमीटर्स, मतलब इनको सिर्फ इतना पानी चाहिए होता है इन कंपैरिजन टू दी नॉर्मल क्रॉप्स लाइक पैडी एंड व्हीट। तो याद रखिएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जिंक, यहां पर आएगा आपका आयरन, बहुत सारे फॉलिक एसिड्स, लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ए, विटामिन के, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं भारत के अंदर, उसी के लिए मिलेट्स लाया गया है। नेक्स्ट देखिए इनिशिएटिव्स टू प्रमोट मिलेट्स। 2018 में भारत सरकार ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर करा था इनको न्यूट्री सीरियल्स। न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोला गया है इनको? देखिए न्यूट्री सीरियल्स बोलने का एक तात्पर्य यहां पर यह निकलता है बिकॉज दे आर हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड दे आर ऑल्सो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। वाई एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज? बिकॉज ऑफ द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो फूड्स में आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी गुड फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। एंड याद रखिएगा इंडिया इज वन ऑफ द टॉप टॉप सफरर्स फ्रॉम दी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज हमारे भारत में बहुत ज्यादा ही है, तो उसके लिए एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज वाला जो फूड है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट देखिए भारत सरकार ने क्या बोला, 2018 को वी विल से नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंडिया का एक स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन रहा जिसको यूनाइटेड नेशन से अडॉप्ट करा और 2023 को घोषित करा गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। दिस इज 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहां पर है? हैदराबाद में। इसके बाहर यूपीएससी विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस। नाउ कम्स सम फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। राजस्थान टॉप्स द कंट्री। देखिए ऐसा लगता है मध्य प्रदेश है, बट राजस्थान इज द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिलेट्स, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड देन द उत्तर प्रदेश एंड फोर्थ, अभी देखो फोर्थ कौन हुआ? हरियाणा। और यही न्यूज का पार्ट था। तो आप एक बार दोबारा ऊपर देख सकते हैं न्यूज करंट अफेयर्स में क्या थी। करंट अफेयर्स में न्यूज आई थी मिलेट प्रोडक्शन इन 3 years हरियाणा रैंक्स 4th। चलिए देखिए ये सारे कुछ टाइप्स हैं, बाजरा है, सोरगम ज्वार हो गया, रागी हो गया, है ना, बर्री हो गया, कंगनी हो गया, अलग अलग नाम है, समा के चावल्स, कोडो मिलेट। चलिए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, दिस इज लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। हाल ही में भारत सरकार ने अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स निकोबार एंड नौकरवी को पर्टिकुलरली एक दर्जा दिया है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम का। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम किसके अंतर्गत आता है? पीजीएस इंडिया, पार्टिसिपेटरी इंडिया गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। सो इट इज अंडर दिस पीजीएस इंडिया। तो अब थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा, तो थोड़ा सा मेरे साथ ही बनी रहिएगा। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट हाँ बात बहुत अच्छी है, करी जा रही है। देखिए सबसे पहले आपको एक टर्म याद करना है, परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना किसका कंपोनेंट है? अगर मैं आपसे बोलता हूं तो देखो नीचे चलते हैं एक बार, अभी क्लियर हो जाएगा आपको सारी बात। देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना सब कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। इसका मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना किसके अंडर है? सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम। और सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम देखो किसके अंतर्गत है? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब ये किसके अंडर आती है? एनएमएसए। और याद करो एनएमएसए किसके अंडर आता है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और दिस परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत एक स्कीम आती है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। और इस पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन लाया गया है। सो दोबारा से एक बार देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं।
नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, इट कम्स अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत देर आर 8 कंपोनेंट्स, उसमें से वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। उस नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, और इस सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना। और परंपरागत कृषि विकास योजना की एक स्कीम है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, और इस स्कीम के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं क्या है ये स्कीम। तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम समझ लीजिए, ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंतर्गत ही तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन आया है। तो इसको समझना है तो सबसे पहले पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम समझ लीजिए। देखिए पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम और ये जितनी भी स्कीम्स है, चाहे परंपरागत कृषि विकास योजना हो, तो परंपरागत कृषि विकास योजना किसके लिए है? ऑर्गेनिक। और सेम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। अब क्या बोला जा रहा है? नॉर्मल अगर आप टर्म्स देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हो जाए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग? ताकि आपको मतलब पता हो, उसके बाद फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बात करेंगे। देखिए नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक डिफरेंस है, एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर डिफरेंस इन द नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग? देखिए दो डिफरेंस है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग में। पहले सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटी ये है कि चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ये किस चीज को अवॉइड करते हैं? फर्टिलाइजर। दे से कि फर्टिलाइजर का यूसेज नहीं होना चाहिए। इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहता है फर्टिलाइजर यूसेज नहीं होना चाहिए, बट कौन सा फर्टिलाइजर? जो केमिकल फर्टिलाइजर है। ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है। ये भी कहता है केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए। बट अब बात करते हैं डिफरेंस की। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जहां पर आप का ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है। देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्टिल प्रेजेंट। पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब इंसान कुछ तो करेगा। अच्छा, यहां पर प्लविंग की जा सकती है, मल्चिंग की जा सकती है, यहां पर खेतों को जोता जा सकता है। और मैं अगर आपसे एक बात और बोलता हूं कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है? बायो पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स, हर्बिसाइड्स, मतलब वर्मी कंपोस्टिंग करके, मैन्योर्स क्रिएट करके आप ग्रोथ करवा सकते हैं फार्म लैंड्स के ऊपर, प्लांट्स की स्पीशीज की। सो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, बट हां ग्रोथ को सप्लीमेंट करने के लिए अदर चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि नेचुरल होती हैं जनरली। अब बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग में। सबसे पहला यहां पर एक पॉइंट याद रखिएगा, ह्यूमन इंटरवेंशन इज वेरी लेस, बिल्कुल ना के बराबर होती है, लेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जब आपने कोई भी फॉरेस्ट देखा है या कहीं पर भी ना न्यूज में सुना है, आपने एक चीज देखी होगी कि अलग अलग फूल, अलग अलग फ्लोरा वहां पर मौजूद होता है। तो मुझे एक बात बताओ, उस पेड़ की ग्रोथ के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आपने वहां पे इरिगेशन दिया? क्या आपने वहां पे फर्टिलाइजर डाला था? नहीं। ऑल द थिंग्स वर गोइंग थ्रू नेचुरल लॉज, मतलब नेचर ही वहां पर सारी की सारी चीजों को कर रही थी। तो फॉरेस्ट के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ है, बट क्या वो हम लोगों ने की? नहीं, वो नेचर का अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसलिए ही नेचुरल फार्मिंग किस पर बोलता है? नेचुरल प्रिंसिपल्स जो नेचर लगाता है उसी को आप भी आगे इंप्लीमेंट कर दीजिए। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले कि यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन इज वेरी वेरी लेस। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू मस्ट नो एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर इज नो यूज ऑफ इवन मैन्योर्स।
मेन्योर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है यहाँ पर। तो ना ही मेन्योर्स इस्तेमाल होते हैं, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइजर होता है, ना ही वर्मी कंपोस्टिंग होती है, ना ही यहाँ पर प्लफिंग होती है, ना ही यहाँ पर इरिगेशन किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता। इसको सिर्फ और सिर्फ जैसे नेचर में एक पेड़ होता है और वो कैसे ग्रो करता है, उसी प्रिंसिपल पर नेचुरल फार्मिंग भी ग्रो करती है। तो ऑर्गेनिक और नेचुरल में याद रखिएगा फर्क क्या है। चलिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम में ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब वो फार्मिंग जहां पर आप क्या यूज नहीं कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अब मैं कहता हूं आप एक खेत पर इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, परंतु आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज्ड कि ऑर्गेनिक फार्म्स का जो प्राइस है, मतलब ऑर्गेनिक फूड्स का या पर्टिकुलर कमोडिटीज का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा मिलता है, और आप शिफ्ट होना चाहते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अपने लैंड को। मान लीजिए आपका ये लैंड था, आप पहले क्या करते थे, यहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे, बट अब आपको किसी ने बताया कि भाई देखो ऐसा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो तो ज्यादा पैसा कमा पाओगे। अब आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो जनरली 2 से 3 साल वेट करना पड़ता है उस लैंड के एरिया को क्लियर होने में। गॉट द पॉइंट? 2 से 3 साल लग जाते हैं, याद रखिएगा। आफ्टर 2 to 3 ईयर्स आप उस एरिया पर दोबारा से खेती कर सकते हैं ऑर्गेनिक की तरीके से, नहीं तो तब तक तो उस जो सॉइल है उसके अंदर वो फर्टिलाइजर का जो कंपोनेंट है मौजूद होता ही है। बट मुझे आप एक बात बताइए, आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लेते हैं और कल को मार्केट में बेचने जाते हैं तो कौन व्यक्ति मानेगा कि आपने ऑर्गेनिक किया है? मान लीजिए देयर आर 2 पर्सन, 1 पर्सन ए देन अनदर फार्मर इज बी। ये किसको इस्तेमाल करता है, फर्टिलाइजर को, ये ऑर्गेनिक तरीके से लाता है, बट ये बात कौन बताएगा मार्केट के अंदर कि भाई ये फर्टिलाइजर है या ये ऑर्गेनिक कर रहा है? इट विल बी अ वेरी बिग ट्रबल। तो उसके लिए आपको सर्टिफाई किया जाएगा कि यस यू आर अ पर्सन जो एक्चुअल में क्या करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। आपके पास एक सर्टिफिकेशन होगा और उसी सर्टिफिकेशन से आप अपने ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, क्या लिख करके कि माय प्रोडक्ट इज अ ऑर्गेनिक। बट इस सर्टिफिकेट को देगा कौन? दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो इस सर्टिफिकेट को देने के लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है। थर्ड पार्टी मतलब सरकार के द्वारा एक, मान लीजिए एक कंपनी बना रखी है, वो इस सर्टिफिकेशन को करती है। सर्टिफिकेशन को कैसे प्रोवाइड करेगी? फॉर एग्जांपल दे विल कम पिक आउट दी सॉइल सैंपल, सॉइल का सैंपल लेकर के जाएंगे, उसकी टेस्टिंग करेंगे, है ना, क्रॉप्स का सैंपल लेके ही जाएंगे, टेस्टिंग करेंगे और बता देंगे कि ये जो है बिल्कुल मुक्त है किससे, केमिकल फर्टिलाइजर से, और ऑर्गेनिक फार्मिंग है। बट इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा फीस लगती है। फीस लगती है वहां तक भी ठीक है, बट बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो देखो एक फार्मर जो एक्चुअल में ऑर्गेनिक फार्मिंग पे शिफ्ट हुआ है, पहले ही उसे 2 से 3 साल वेट करना पड़ा है, और करीबन करीबन साल से 1.5 साल या 2 साल भी लग जाते थे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में, और उसके बाद वो अपने सामान को ब्रांड और सेल कर पाता था मार्केट के अंदर। उसी चीज को समझते हुए भारत सरकार ने बोला एक पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम लाते हैं। और देखिए ये पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम क्या करता है, इंसेंटिवाइज करता है, ज्यादा फार्मर्स को शिफ्ट करता है ऑर्गेनिक फूड को ग्रो करने के लिए। इट इज अ पर्टिकुलर मैनुअल जो किसके द्वारा पब्लिश करा गया है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद। अब इसमें होता क्या है, पीयर रिव्यू होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज पीयर रिव्यू। एक बार समझने की कोशिश करते हैं पीयर रिव्यू क्या है, व्हाट इज दिस पीयर रिव्यू। देखिए गाइस पीयर रिव्यू क्या है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लैंड है, दिस इज अ लैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और ये फार्मर है ए, और इसी के साथ में एक लैंड है जो फार्मर बी का है, और इसी के साथ में एक लैंड है जो फार्मर सी का है, और उसी के साथ में एक लैंड है जो फार्मर डी का है। और मैं बोलता हूं मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक गांव है, इस गांव में 4 खेत हैं और 4 लोग हैं। अब मुझे आप एक चीज बताइए, भारत सरकार यहां से सॉइल लेकर के जाए, टेस्टिंग करे, केमिकल, है ना, केमिकल्स यूज करे, लैब्स में बैठे और उसके बाद एक रिपोर्ट निकाले, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफी ज्यादा समय लग जाता है। एक और तरीका है, क्या करिए, एक सभा बिठाइए, एक मीटिंग बुलाइए, और इस मीटिंग में इन चारों व्यक्तियों को आमंत्रित करिए, बुलाइए और इधर आ जाइए। तो देखो मान लो ये चारों व्यक्ति यहां पर आकर के खड़े हो गए, और इनसे पूछा जाएगा कि भाई क्या करो, पीयर रिव्यू करो। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये चारों व्यक्ति या ये तीनों व्यक्ति, जो ये 3 व्यक्ति हैं उसी गांव के, वो इसका रिव्यू करेंगे खेत का। तो वो क्या बोलेंगे,
दे विल से कि नहीं साहब, ये जो व्यक्ति है रामू, ये ढंग से इस्तेमाल करता है और कोई भी खेत में इस्तेमाल नहीं करता है फर्टिलाइजर का, और हम ये बात जानते हैं, हम तीनों ये बात बोलते हैं, हम गारंटी भरते हैं। देखो, पार्टिसिपेटरी गारंटी, गारंटी कौन दे रहा है यहां पे? वहां की लोकल लोग, वहां की ही जनता, वो गारंटी देती है। तो वो गारंटी देगी इस व्यक्ति की कि ये व्यक्ति केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करता है। अब ये स्कीम कितनी ही बेहतरीन है, इस बात को समझिए कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनको ज्यादा पता होता है कि रामू क्या कर रहा है, श्यामू क्या कर रहा है, टोनू क्या कर रहा है। दे नो बेटर, दे नो कि वो उस खेत में फर्टिलाइजर लगाता है या फिर मैन्योर्स का इस्तेमाल करता है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग। तो यहां से एक बात पता चलती है कि इन्होंने अगर गारंटी दे दी तो भारत सरकार इस व्यक्ति को क्या घोषित कर देगा? ऑर्गेनिक फार्मर। और अगर इसको ऑर्गेनिक फार्मर घोषित कर दिया तो ये अपना सामान बेच सकता है। अब यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्या हो अगर ये तीन व्यक्ति मिले हुए हों और इसके साथ ये मिल करके इसकी गारंटी भर दें? तो भारत सरकार समय समय पर इंस्पेक्शन भी कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम का मतलब ये नहीं है कि सरकार इंस्पेक्शन नहीं करेगी। सरकार कभी भी उसके खेत का इंस्पेक्शन कर सकती है, और अगर पता चल गया तो पूरे के पूरे 4 लोगों का कैंसिल कर दिया जाएगा लाइसेंस। तो एक्चुअल में वहां के लोग रिव्यू करते हैं कि इसने खेती में क्या इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। वर्क्स ऑन पीयर रिव्यू प्रिंसिपल आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन। ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के बाहर का प्रोसेस है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए एक बार। PGS offers every farmer individual a certificate and the farmer is free to market his own produce independent of the group। तो हर एक फार्मर को इंडिविजुअली एक सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रुप को सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, याद रखिएगा। बट यहां पर एक देखो प्रॉब्लम भी है। इंडिविजुअल फार्मर्स और ग्रुप ऑफ फार्मर्स स्मॉलर देन 5 मेंबर्स आर नॉट कवर्ड अंडर पीजीएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मेंबर्स से कम का अगर आप आकर के चेक करते हैं पीजीएस में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, नॉट सुटेबल फॉर आइडियल फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। मतलब क्या है यहां पर? एक्सपोर्ट्स के लिए। देखो फॉर एग्जांपल, आप लोग ऑर्गेनिक फूड को यूरोपियन यूनियन भेजना चाहते हैं, यूरोप की किसी कंट्री में भेजते हैं, वो आपके पीयर रिव्यू को कुछ नहीं मानते हैं। ये पीयर रिव्यू तो आपने जल्दी करने के लिए कर दिया। देखो, पीयर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इसके कई फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, इजी मेथड हो गया। फॉर एग्जांपल, टाइम वेस्टेज रिड्यूस हो गई। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था थर्ड पार्टी, वो अब जल्दी हो जाएगा। यहां पर पैसा कम लगता है, फीस इज वेरी लेस। तो बट ये पॉइंट आप समझो, एक्सपोर्ट करते वक्त जब आप यूरोप को बोलोगे, क्या बोलोगे कि उन तीनों व्यक्तियों ने गारंटी भरी थी कि ऑर्गेनिक है, तो यूरोप नहीं मानेगा, कोई भी कंट्री इस बात को नहीं मानेगी। हेंस ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भारत के अंदर देख लेते हैं जल्दी से। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। 9वें नंबर पर आता है जहां पर एरिया की बात होती है। चलिए, सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की डेट में। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट। स्टेट्स इंक्लूडिंग त्रिपुरा एंड उत्तराखंड हैव सेट सिमिलर टारगेट्स, तो जल्दी इस टारगेट को ये भी पूरा करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज ट्रेडिशनली बीन ऑर्गेनिक एंड द कंजम्पशन ऑफ केमिकल इज फार लेस देन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सकती हैं। देखिए, भारत के अंदर टॉप 3 स्टेट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। अबाउट हाफ ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश है। मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर, क्या क्या चीजों को भेजा जाता है बाहर या बेचा जाता है? देखिए, फ्लैक्स सीड्स, सीसेम, सोयाबीन, टी, मेडिसिनल प्लांट्स, राइस एंड पल्सेस। तो ये सभी चीजों को एक्सपोर्ट करता है भारत। मेजर एक्सपोर्टिंग स्टेट्स कौन से हैं? असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है। अब अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन लाया गया, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल
आप अभी एक विलेज, मान लो ये एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें कई सारे विलेज हैं, तो आप क्या कर रहे थे, एक एक विलेज के अंदर क्लस्टर्स फॉर्म कर रहे थे फार्मर्स के और उनको ये सर्टिफिकेट दे रहे थे। बट व्हाट इफ आपको ये बात पता चल जाए कि ये जितने भी 5 या 6 विलेजेस हैं, इन पूरे के पूरे विलेजेस ने आज तक केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया है और ये बात सब जानते हैं, तो उस एरिया को आप एक ही बारी में बड़े रूप में लार्ज एरिया सर्टिफाई कर सकते हैं। तो देखो यही तो स्कीम है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन की, कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन क्या है, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सर्टिफाइड कितना 14,000 हेक्टेयर्स ऑफ एरिया इन द अंडमान एंड निकोबार अंडर लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन स्कीम ऑफ द पीजीएस इंडिया, डिटेल्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर इट्स स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना हैज लॉन्च्ड अ क्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो अभी मैंने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर ही एक कंपोनेंट है पीजीएस और उसी के अंतर्गत है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। देखिए नेक्स्ट एक और ऑर्गेनिक फार्म से रिलेटेड, ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपको चीज पता होनी चाहिए। स्कीम भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति इज अ सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर एक है भारतीय कृषि पद्धति और एक है पीजीएस इंडिया, और इसी पीजीएस इंडिया के अंदर आया है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, तो आपको नेचुरल फार्मिंग पता चल चुकी है, अब नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये लाया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ सब कंपोनेंट ऑफ सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम एसएचएम, और ये एसएचएम किसके अंतर्गत है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, किसके लिए है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम, दिस इज अ सब कंपोनेंट अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और एनएमएसए इज वन ऑफ द 8 कंपोनेंट्स ऑन एनएपीसीसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इज दिस, देयर आर 8 मिशंस, जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ये 8 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट ये वाला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं। एक चीज न्यूज में थी, दैट इज सॉइल हेल्थ कार्ड, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द फार्मर्स रिगार्डिंग द सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस। देखो सॉइल हेल्थ, सॉइल की हेल्थ का एक रिपोर्ट कार्ड बनाए, जैसे आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है या बनता था कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में, जिसमें पता होता था कि आपने कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। टू अंडरस्टैंड ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, हाउ मच न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर देयर, यू गो फॉर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। दिस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज इंप्लीमेंटेड, देखिए it is under implementation since 2015 to provide soil health card to all the farmers, not only restricted to the small and marginal farmers but to all the farmers। अब देखिए soil health card से related एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, soil health card is a printed report that a farmer will be handed over for each of his holdings. It will contain the state of his soil with respect to 12 parameters। यूपीएससी कहेगा सिर्फ और सिर्फ 3 पैरामीटर्स या 4 पैरामीटर्स के लिए हैं, या विच, ऐसा भी एक क्वेश्चन बना सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कवर्ड अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड। सो देखिए क्या क्या है, एनपीके दैट आर नोन एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, phosphorus and your potassium। So NPK, these 3 are obviously macronutrients, and secondary like zinc, copper, all these are your micronutrients। Plus it also tells the pH value। pH value का मतलब क्या है, क्या आपकी सॉइल एसिडिक है या फिर बेसिक है। वाटर कंटेंट भी बताता है कैसा है, आपका फिजिकल किस तरीके से आपकी सॉइल की अपीयरेंस है वो भी बताता है, प्लस ये भी बता देता है कि कौन से क्रॉप्स आपको उगाने चाहिए। सो इट ऑल्सो टेल्स यू विच क्रॉप्स
you must use. Plus it also indicates the fertilizers that you need to introduce or use. एक फार्मर को यह भी बताता है कि इस खेतों में किस प्रकार से आप कौन सी फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. ZBNF किसके द्वारा है? एक कंसेप्ट है, सुभाष पालेकर के द्वारा लाया गया कंसेप्ट, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग. नेचुरल फार्मिंग आप देख चुके हैं. नेचुरल फार्मिंग का मतलब है वो फार्मिंग जहां पे नेचुरल लॉज एप्लीकेबल होते हैं फार्मिंग के अंदर. और इसको जीरो बजट इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इट कैन बी डन इन ऑलमोस्ट जीरो बजट. मतलब मिनिमम है. जीरो मतलब ₹1 भी खर्च नहीं हो रहा, उसको नहीं बोल रहे हम जीरो बजट. जीरो बजट मतलब बहुत ही मिनिमम पैसा लगता है इन कंपैरिजन टू द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. लोकली अवेलेबल फार्म बेस्ड रिसोर्सेस से ही आप चीजों को बना भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं. देखिए प्रिंसिपल क्या कहता है. कहता है प्लांट 98% जो उसके न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी है वो एयर, वाटर और सनलाइट से ले लेता है. 98% आपको छेड़छाड़ की आवश्यकता ही नहीं है, तभी तो ये नेचुरल फार्मिंग है. बट क्या बोल रहा है यहां पे कि रिमेनिंग 2% जो ये बाकी का 2% है, इट कैन बी फुलफिल्ड बाय गुड क्वालिटी सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब देखो यहां पर सबसे पहले इसके 4 मेन एलिमेंट्स हैं. 4 मेन एलिमेंट्स एंड मॉडल्स ऑफ द ZBNF. सबसे पहले बोलते हैं बीज मित्रा. बीज मित्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बीज मीन सीड्स. द सीड्स आर ट्रीटेड विद फॉर्मुलेशंस प्रिपेयर्ड यूजिंग काउ डंक. तो काउ डंक से यूज करते हैं, काउ डंक को यूज करते हैं और उसको फॉर्मुलेशंस बनाते हैं. अभी हम देखेंगे ऊपर उसका कुछ फॉर्मुलेशन होता है जिसको सीड्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ट्रीटेड होता है पहले से. एंड काउ यूरिन फ्रॉम नेटिव काउ स्पीशीज, मतलब इंडिजीनियस काउ होनी चाहिए, ठीक है, देसी गाय होनी चाहिए. बेनिफिट्स क्या है? द सीड्स सोन इन द फील्ड में बी अफेक्टेड बाय फंगस और अदर सीड बॉर्न सॉइल. द सीड ट्रीटमेंट यूजिंग बीज मित्रा प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम सच डिसीजेस. तो देखिए आप लोग क्यों पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स या फिर मैं बोलता हूं इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं. तो पेस्टिसाइड्स इसलिए इस्तेमाल होते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या पेस्ट लग जाते हैं प्लांट्स पर. उसी को बचाने के लिए नेचुरल फार्मिंग में बीज मित्रा का इस्तेमाल होता है जिसमें काउ यूरिन और काउ डंग से पहले से ही ट्रीटमेंट करके सीड्स को सो किया जाता है जिस पर कोई फंगस या डिसीज नहीं लगती है. नेक्स्ट इज जीव मित्रा. जीव मित्रा नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ ZBNF. इसमें क्या बोला जाता है? जीव मित्रा इज प्रिपेयर्ड यूजिंग काउ डंग एंड काउ यूरिन. Okay, it is used an input for the plants. It is fermented microbial culture. सड़ा करके फर्मेंट करके एक माइक्रोबियल कल्चर बनाया जाता है काउ डंक यूरिन, जिसमें आप गुड़ का भी इस्तेमाल करते हो, पल्स फ्लोर का भी इस्तेमाल करते हो, अनकंटामिनेटेड सॉइल का भी इस्तेमाल करते हो. This fermented microbial culture, when applied to soil, adds the nutrients to the soil besides acting as a catalytic agent. Catalytic agent का मतलब है कि ये ग्रोथ को भी प्रमोट कर देता है. किसकी? प्लांट्स की. तो ये सॉइल पर अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट मल्चिंग. तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है? आच्छादना. अब यहां पर मल्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द टॉप सॉइल विद क्रॉप वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट और विद कवर क्रॉप्स. अब इसका बेनिफिट क्या है? मल्चिंग मटेरियल्स डीकंपोजेस एंड प्रोड्यूस ह्यूमस. और आप जानते हैं ह्यूमस द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट इज वेरी वेरी रिच इन द न्यूट्रिएंट्स व्हिच कंजर्व्स टॉप सॉइल, इंक्रीजेस वाटर रिटेंशन, पानी को बचाता है, इवापोरेशन को डिक्रीज करता है, लॉस को डिक्रीज करता है, एनकरेज करता है सॉइल की कि वो फौना को और फ्लोरा को जन्म दे सके. मींस बेटर तरीके से, एक तरीके से एनकरेजेस सॉइल फौना बिसाइड्स एनरिचिंग सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस एंड कंट्रोलिंग वीड ग्रोथ. मतलब वहां पर फौना तो होगा ही, फ्लोरा तो होगा ही होगा और उधर फौना भी आएगा. फौना मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होंगे. ठीक है. और देखिए लास्ट इज वापसहा या फिर मॉइस्चर. और देखिए इसका बेनिफिट क्या है? Due to the application of जीव मित्रा and mulching, the aeration of the soil increases. मतलब
एक तरीके से सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बढ़ जाता है, दस इंप्रूव्स ह्यूमस कंटेंट, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए प्रिंसिपल्स क्या हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। नो एक्सटर्नल इनपुट्स, बाहर से आप कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में आप काउ यूरिन और काउ डंग का ही इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ऑल। सॉइल टू बी कवर्ड विथ क्रॉप्स 365 डेज। नेक्स्ट देखिए मिनिमल डिस्टर्बेंस ऑफ सॉइल, यूज ऑफ इंडिजीनियस सीड, मिक्स्ड क्रॉपिंग। याद रखना यहां पर पॉलीकल्चर को प्रमोट करा जाता है, नॉट मोनोकल्चर। मोनोकल्चर नहीं बल्कि पॉलीकल्चर या मिक्स्ड क्रॉपिंग पर फोकस करा जाता है। पेस्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से, बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स, मतलब पेड़ों से निकले हुए कुछ जूसेस होते हैं उनसे इस्तेमाल करके, सब कुछ नेचुरल है यहां पे। नेक्स्ट देखिए नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी इस्तेमाल होगा फार्म में ही मौजूद होगा, उसी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी तो सुभाष पालेकर को बोला गया कि उनके द्वारा दिया गया ZBNF एक बहुत ही रेवोल्यूशनाइज्ड कंसेप्ट लाया है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए टाइम कम है, अब 5 से 10 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सिक्योरिटी के लेक्चर को, डिफेंस के लेक्चर को, तो जितना कवर हो सकता है उतना मैं आपको कवर कराने की कोशिश करता हूं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये एक डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, मतलब उधार लेने के लिए आप इससे ले सकते हैं। एक फैसिलिटी है किस चीज के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। हार्वेस्ट होने के बाद जैसे कोल्ड स्टोरेज, आपको स्टोरेज बनाने हैं, वेयर हाउसेस बनाने हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। आपको क्या चाहिए, सिलोस क्रिएट करने हैं, उनके लिए आप बना सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन की भी फैसिलिटी है। साइज ऑफ द फाइनेंसिंग फैसिलिटीज 1 लाख करोड़, करीबन 1 लाख करोड़ की पूरी फैसिलिटी है। एक व्यक्ति मैक्सिमम कितना लोन ले सकता है, 2 करोड़ रुपए तक लोन लिया जा सकता है। देखिए स्कीम है फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2029। कौन कौन ले सकता है, फार्मर, FPO, PA, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिंग सोसाइटीज, स्टार्टअप, सेंट्रल स्टेट एजेंसी, सब कोई भी लोन लिया जा सकता है। 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, मैंने आपको पहले भी बताया है व्हाट इज इंटरेस्ट सबवेंशन, एंड दिस इंटरेस्ट सबवेंशन इज मैक्सिमम फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 7 इयर्स एंड द मैक्सिमम अमाउंट, देखिए 2 करोड़ से ज्यादा का अगर कोई लोन लेता है उस पर इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं है। मैक्सिमम एक प्रोजेक्ट के लिए आप 2 करोड़ ले सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट हैं तो 4 करोड़ ले सकते हैं, बट इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मैक्सिमम 2 करोड़ पे ही मिलेगा। बात करते हैं जल्दी से एमएसपी फॉर एमएफपी। देखिए एमएसपी फॉर एमएफपी के अंदर 2013 के अंदर क्या लाया गया, एमएसपी कंसेप्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एमएफपी, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आप जानते हैं, द सपोर्ट्स प्राइमरी वैल्यू एडिशन एज वेल एज प्रोवाइड्स फॉर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। एमएसपी फॉर एमएफपी क्या बोलता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन से फॉरेस्ट एक्ट के अंदर मेंशन्ड है, IFA 1927 में मेंशन्ड है या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 में मेंशन्ड है, कहां पर यह टर्म मेंशन्ड है? और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में मुझे आप बताइए क्या टिम्बर आता है, टिम्बर मतलब लकड़ी, क्या बैम्बू आता है? आप मुझे जल्दी से बताइए क्या टिम्बर और बैम्बू एमएफपी का पार्ट है कि नहीं है। बट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो चीजें हैं जो फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स इस्तेमाल करते हैं लाइवलीहुड के लिए। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गम्स, रेजिन, प्लांट्स, योर लीव्स, your roots, there are a lot of things that the scheduled tribes or the forest dwellers, those who particularly reside in a particular area, in the forest area, they utilize this for their livelihood purposes. उसके लिए भी भारत सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कंसेप्ट रखा। हर 3 साल में इसको रिवाइज करा जाता है बाय द प्राइसिंग सेल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। याद रखिएगा नोडल एजेंसी यहां पर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिकॉज यहां पर ट्राइबल्स की राइट्स की बात हो रही है, ट्राइबल्स के एमएसपी की बात हो रही है।
अच्छा, उसी से रिलेटेड है वन धन योजना। वन धन योजना से पहले जल्दी से एमएसपी को देख लेते हैं एक बार, फटाफट से जल्दी जल्दी कवर करते हैं। उसके बाद फिर हम वन धन योजना के बाद अपने टॉपिक को खत्म करेंगे और सिक्योरिटी और डिफेंस पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या बोलता है। भारत सरकार ये बोलती है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल देयर इज वन पर्सन या एक एग्रीकल्चरल फार्मर है जो अपना सामान बेचने जाता है मार्केट के अंदर। जब वो मार्केट के अंदर जाता है देन बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस मींस द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई को देख करके जो प्राइस निकलता है वो प्राइस बहुत ज्यादा कम है। मान लीजिए वो टमाटो लेके आया है, टमाटर लेके आया है बेचने। ओके, सो व्हेन दे गो एंड सेल टोमेटो इन दी एग्रीकल्चरल मंडीज में जाकर के बेचने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर पता चला कि डिमांड और सप्लाई के बाद जो टमाटर की कीमत है वो 10 रुपए पर केजी ही मिल रही है। परंतु व्हेन दे एनालाइज देयर कॉस्ट, और कॉस्ट कितनी है, मान लीजिए 12 रुपए पर केजी, एक केजी को उगाने में उनको 12 रुपए लगते हैं, बट उनको जो मार्केट की तरफ से डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस निकल के आया है वो निकल के आया है 10 रुपए केजी। देन इट इज अ बिग डिफरेंस। और वो लोग क्या करते हैं, समय समय पर प्रोटेस्ट करते हैं। आप जानते हैं कितनी सारी फार्मर सुसाइड्स होती आ रही हैं, तो उन्हीं को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1966 के आसपास एक कमीशन बनाई जिसको बोला कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इस कमीशन का काम क्या है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, इट रिकमेंड्स नॉट फिक्सेस, याद रखना, रिकमेंड्स एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये रिकमेंड करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, किसको, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। दिस कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय प्रधानमंत्री, ये फिक्स करते हैं एमएसपी। कितने क्रॉप्स पर, 23 क्रॉप्स पर फिक्स करते हैं, बट 22 क्रॉप्स पर आप बोलते हो एमएसपी, एक पर बोलते हो एफआरपी। कमेंट सेक्शन में बताओ एफआरपी किस पर बोला जाता है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस इज फॉर शुगर केन। ठीक है, शुगर केन के लिए हम लोग बोलते हैं एफआरपी, बाकी के लिए एमएसपी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं सीएसीपी किस फॉर्मूले के बेसिस पे भारत के अंदर एमएसपी को निकालता है, सो देयर आर 3 फॉर्मूलाज। वन इज नोन एज A2, अनदर इज नोन एज A2 प्लस FL एंड थर्ड वन इज नोन एज C2। एक बार जल्दी से देख लेते हैं A2 प्लस FL और C2 में क्या फर्क है। A2 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ऐड किया जाता है, वो कॉस्ट जो फार्मर को दिखती है। कॉस्ट भी दो वैरायटी की होती है, टाइप्स की होती है। एक ऐसी कॉस्ट होती है जो एक्चुअल में सिर्फ दिखती है ऊपर से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूं एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो उसने सीड्स पर खर्चा किया है, या फिर जो उसने इरिगेशन पर किया है, या फिर जो उसने फर्टिलाइजर, मेन्योर्स, वर्मी कंपोस्टिंग, इन सारी चीजों पर खर्चा किया है, यह है उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगर सीएसीपी A2 मेथड को यूज कर करके एक फिगर निकाल के देती है, बट उसमें किन चीजों को इस्तेमाल करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट देखो फार्मर को एक और कॉस्ट लगती है, दैट कॉस्ट इज जो उसकी फैमिली लेबर है, मतलब जो उसके भाई बंधु हैं या माता पिता हैं, द पेरेंट्स और द फैमिली, दे ऑल्सो वर्क इन टू दैट पर्टिकुलर फार्म। बट क्या वो अपनी वेजेस को काउंट करते हैं एज अ कॉस्ट? जी नहीं, तो अपनी वेजेस को काउंट नहीं कर पाते हैं। देखिए बात समझिए, मान लीजिए एक लैंड है, इस लैंड पे 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये पांचों व्यक्ति एक ही घर के हैं, तो एक्चुअल में ये अपनी कॉस्ट को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। मान लो अगर ये यहां काम नहीं करते और किसी और एरिया पर जाकर किसी और के लैंड पर काम करते, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनको वेजेस मिलती कि नहीं मिलती? जी बिल्कुल इनको वेजेस मिलती, बट जब इन्होंने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी तो अपनी वेजेस को काउंट नहीं करा। A2 प्लस FL मेथड बोलता है कि A2 की जितनी भी कॉस्ट है वो तो होगी होगी, बट फैमिली लेबर मतलब उन सबकी वेजेस को भी काउंट किया जाएगा। और C2 मेथड को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मेथड। कॉम्प्रिहेंसिव मेथड वो मेथड है जो क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये नहीं डिसाइड करेंगे कि A2 और A2 FL, हम A2 प्लस FL में किस कॉस्ट को और लेंगे। देखो फॉर एग्जांपल एक फार्मर अपने ही लैंड पर क्या काम करता है, अपने ही लैंड पर खेती करता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर वो अपने ही लैंड पर खेती करता है
तो वो अपने से क्या कोई रेंट लेगा? खुद से तो कोई रेंट नहीं लेता है। बट मान लो अगर वो ही खेत वो किसी और को दे देता तो उससे उसको रेंट मिलता, तो वो रेंट को भी C2 मेथड में काउंट किया जाता है। मान लो जो पैसा उसने इस लैंड पर लगाया, वो पैसा अगर वो अपने लैंड पर नहीं लगा के बैंक में रखता तो उसको उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता, तो वो भी C2 मेथड में काउंट होगा। तो फैमिली लेबर तो होगी ही होगी, बट रेंट और इंटरेस्ट रेट भी काउंट होगा। बट अगर आपसे सवाल पूछा जाए भारत के अंदर कौन से, बताओ कौन से मेथड से करता है CACP, इस मेथड को इस्तेमाल करता है A2+FL। एक बात और याद रखना, MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, कमिटी ने बोला था 150% होता है MSP ऑफ द कॉस्ट। कॉस्ट का 150% MSP हमेशा दिया जाता है CACP के द्वारा। चलिए बात करते हैं वन धन योजना की। वन धन योजना इज अ कंपोनेंट ऑफ द MFP थ्रू MSP। इस पे किस पे फोकस कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट एंड स्ट्रेंथन द एस्पेक्ट्स ऑफ MSP फॉर MFP बाय इंक्लूडिंग ट्रेनिंग एंड वैल्यू एडिशन कंपोनेंट व्हिच वाज बीन रिवैम्प्ड एज वन धन योजना। देखो मैं आपको पहले यहां पर एक इमेज दिखाता हूं ताकि आपको बात समझ में आए क्या बोला जा रहा है। फॉर्म 20 मेंबर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो ट्रेनिंग किस चीज की दी जाएगी? जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो अपने MFP को बेच नहीं पाते हैं ढंग से, बट अगर सरकार उनको ट्रेनिंग दे दे और बता दे कि आप इसका वैल्यू एडिशन करके बेच सकते हैं, कुछ चेंज करके बेच सकते हैं, तो देखो वहां पर स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने का तरीका और वैल्यू एडिशन का तरीका बताया जाता है वन धन स्कीम। मतलब वन से धन कैसे निकाला जाए। और देखिए इसमें क्या करा जाता है, एक ट्राइबल कम्युनिटी में वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन विकास क्लस्टर्स के अंदर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड एक प्रोग्राम है, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है? ट्राइफेड। ट्राइफेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ट्राइबल के अंदर मार्केटिंग को काम करने का इसका ही रोल है। कब आई थी स्कीम? 2018 में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन। नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन क्या बोलता है? एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द फार्मर्स, ऑल द एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स आर लिंक्ड टुगेदर। सो दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बीइंग डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, करेक्ट। एक एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आज की डेट में एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपैक, मतलब इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में ये क्या है, बट आज ही के एक इस ही प्लेटफॉर्म को, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को और चेंज कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है और बेटर कर दिया है, और उसी को बोलते हैं नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन। इसके थ्रू देखो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, फार्मर्स विल बी एबल टू एफर्टलेसली एक्सेस द मार्केट। मतलब ये ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उनकी कॉटन की क्या वैल्यू मिल रही है, या भेड़ आज की डेट में कितने हैं, हर चीज से रिलेटेड। मान लो उनको चेक करना है कि भाई कोई वैक्सीन लगनी है क्या किसी पशु को, उस पशु को वो वैक्सीन होगा, सर्विलियंस कर सकता है भारत सरकार। हर चीज पशुओं से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर होता है, एनिमल रियरिंग के अंदर होता है, उन सभी पैमानों पर काम किया जा सकता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखो कौन कौन सी चीजें, एनिमल ब्रीडिंग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिससे आप क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज पैदा कर रहे हैं सेम इंडिविजुअल की। न्यूट्रिशन, क्या उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, कोई डिसीज तो नहीं फैल रही है, बिकॉज लॉट ऑफ जूनोटिक डिसीजेस आर टुडे बीइंग डिस्कवर्ड। तो ऐसी डिसीजेस को चेक करने के लिए, सर्विलियंस के लिए ये प्लेटफॉर्म है। डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम्स, ट्रेसिबिलिटी मैकेनिज्म फॉर एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। बट ये किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चेंज करके बनाया गया है, या फिर मैं बोल सकता हूं रीहॉल या रिवैल्यूएट करके बनाया गया है? दिस इज द करंट प्रोग्राम। अब ये करंट प्रोग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? इसी करंट प्रोग्राम के अंतर्गत आपको एक चीज देखने को मिलेगा, देखो
ईच एनिमल इज आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक 12 डिजिट ईयर टैग नंबर नोन एज पशु आधार। तो देखो जैसे अपना आधार नंबर होता है, ऐसी आज की डेट में हर एक पशु का भी आधार दिया जा रहा है। एवरी पशु एनिमल हैज बीन गिवन अ आधार नंबर और अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बट दैट नंबर इज बीइंग गिवन बाय द इनपैक अंडर दिस प्रोग्राम डेवलप्ड बाय। ये प्रोग्राम किसने डेवलप किया है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यू नो एनडीडीबी। अंडर किस? देखो स्टार्टिंग से याद करो, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एनडीडीबी। सी दिस नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। चलिए, सगुना राइस टेक्निक हो चुकी है। सो नाउ अगेन कई सारे करंट अफेयर्स हैं गाइस, बहुत कुछ कवर किया जा सकता है, बट for today we will restrict ourselves to these current affairs only for the agriculture portion, and मैं कुछ आपको डिफेंस से रिलेटेड चीजें बताना चाहूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफेंस सेक्टर नाउ। डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ चीजों को देखते हैं। ओके, तो डिफेंस से रिलेटेड आपको जो चीज देखनी है, सबसे पहले एक चीज देखिए, मिसाइल का सिस्टम कैसे होता है। तो यहां पर रॉकेट्स लगे होते हैं, और रॉकेट्स, और यहां पर क्या होते हैं? विंग्स। ये होता है फ्रंट पोर्शन को बोलते हैं वॉरहेड। दिस इज नोन एज वॉरहेड, जहां पर एक्चुअल में मामला या जो मसाला भरा होता है जिससे पटाखा बजता है वो यहां पर रखा होता है। बाकी सब तो सिर्फ उसको पहुंचाने का एक तरीका है। आप ऐसा समझ लीजिए, असली बम वाला मटेरियल यहां वॉरहेड में होता है। बस उस वॉरहेड को पहुंचाने के लिए ये सारा का सारा प्रोपल्शन सिस्टम्स, फिन्स, है ना, गाइडिंग मैकेनिज्म होता है। चलिए, फर्स्ट इज इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। India's ballistic missile development program, which aims to provide an air defense shield from all types of hostile missiles, even the nuclear ones, is complete. Very very important, India का ballistic missile development program है। integrated guided missile development program नहीं कह रहा हूं मैं, ballistic missile development program की बात हो रही है। देखिए, it was launched after 1999 Kargil war, keeping in mind the Pakistan's expanding missile arsenal. तो 1999 कारगिल के बाद से ये बना दिया गया। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है पैड, एक को बोलते हैं एड। ये दोनों इस बार न्यूज में बहुत ज्यादा रहे हैं। तो यूपीएससी सिर्फ पूछ लेगा, बताइए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम किस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर है? बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट। और ये क्या है? एड, दैट इज नोन एज एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। Next comes Integrated Guided Missile Development Program, Indian Ministry of Defense program for the research and development of comprehensive range of missiles. कौन कर रहा है? DRDO and Ordnance Factories Board in the participation. In 1982-83, under the leadership of APJ Abdul Kalam, who oversaw its ending in 2008 after these strategic missiles were successfully developed. तो 2008 तक आते आते हम लोगों ने ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया था, बट इसके एडवांस वर्जन्स अभी भी न्यूज में हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल, आपको नाम सुना होगा आपने, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि, आकाश और नाग। These are the 5 integrated guided missile development program के अंतर्गत मिसाइल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पृथ्वी मिसाइल के साथ। अब इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अब सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर का मतलब क्या है? देखो सरफेस ये है, नीचे ग्राउंड, ग्राउंड से अगर ग्राउंड पर जाती है उसे आप क्या बोलेंगे? सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस से अगर एयर में जाती है तो बोलोगे सरफेस टू एयर। एयर से अगर सरफेस तक आ सकती है तो बोलोगे एयर टू सरफेस। ओके, और मान लीजिए एयर टू एयर ही जा सकती है तो बोलोगे एयर टू एयर मिसाइल। एम आई क्लियर? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से फटाफट से। तो देखिए,
पृथ्वी सीरीज, अब ये पृथ्वी सीरीज के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। अब इन पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 में क्या फर्क है, सिर्फ रेंज का फर्क होगा। तो देखो भारत सरकार क्या कर रहा है, अलग अलग वर्जन्स लेके आ रहा है, डीआरडीओ अलग अलग मिसाइल्स को लॉन्च कर रहा है जिनकी रेंजेस बढ़ाया जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज होगा। बेटर वर्जन इज पृथ्वी 3। और धनुष, धनुष याद रखिएगा नेवल वर्जन है किसका, पृथ्वी डिफेंस सिस्टम का या पृथ्वी मिसाइल का। तो एक है पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत पृथ्वी मिसाइल शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम है। ये याद रखिएगा, यूपीएससी बोलेगा धनुष क्या है, तो धनुष क्या है, पृथ्वी का ही एक नेवल वर्जन है। तो मतलब अगर यही चीज हम पानी से रिलीज करते हैं तो उसका नाम धनुष बोल देते हैं, है मिसाइल ही पृथ्वी। देखिए दिस इज पृथ्वी मिसाइल। ओके चलिए बात करते हैं अग्नि की। अग्नि बहुत ज्यादा न्यूज में था इस बार। अग्नि इज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, दैट इज अग्नि मिसाइल इज अ लॉन्ग रेंज, बहुत लंबी रेंज की है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। मतलब और देखो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मतलब क्या होता है, अग्नि किस तरीके से काम करती है, मान लीजिए ये एक मिसाइल है, ये मिसाइल रिलीज होगी और ये एक पैराबोला बनाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी और फिर वहां पर उसको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं एंड देन इट अटैक्स ऑन द पर्टिकुलर टारगेट। ठीक है, तो ये क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल और ये एक पैराबोला टाइप बनाती है। तो ये क्या है, अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, फिर वहां पर जाएगी, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और उस एरिया पर लोकेट होके अटैक करेगी। Agni 5 can bring almost the entire Asia, including the northernmost part of China. That is why it was in news. This missile has the farthest range in the history of India's weapon program. It exceeds 5000 किलोमीटर। तो भारत ने 5000 किलोमीटर आगे बढ़ा दी है। इट इज अ 3 स्टेज सॉलिड रॉकेट पावर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। याद रखिएगा 3 स्टेज है, ठीक है। तो ये वर्ड 3 स्टेज याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा इट इज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज त्रिशूल। देखिए त्रिशूल के बारे में, इट इज अ शॉर्ट रेंज 500 मीटर टू 9 किलोमीटर, क्विक रिएक्शन, वेरी जल्दी। देखिए ये तो क्या है, बैलिस्टिक, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, बहुत टाइम लगेगा। कौन, अग्नि। बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सामने है और आपको उसी एरिया पे उसको अटैक करना है, तो शॉर्ट रेंज के लिए भी हमने एक मिसाइल बना रखी है 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक, ऑल वेदर सरफेस टू एयर मिसाइल। बस इसमें फर्क क्या है, ये सरफेस से एयर को किल कर सकती है। एयर के अंदर मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं तो उसको अटैक करने की कैपेबिलिटी रखता है ये। नेक्स्ट इज आकाश। देखिए आकाश इज अ शॉर्ट रेंज surface to air missiles defense system. So it is surface to air to protect vulnerable areas and point from air attack. And last is your NAG. Your NAG, also called the Prospina for the land attack version, is an Indian 3rd generation all weather fire and forget. फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या होता है, एक बार अगर आपने फायर कर दिया उसके बाद आप भूल जाइए। जैसे आपने देखा होगा कई मूवीज में होता है कि एक बार मिसाइल लॉन्च हो जाती है, तब तक अगर वो अटैक ना करे उसके पीछे गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। तो इट इज लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। सो नैग इज फॉर द एंटी टैंक। ओके, टाइप्स ऑफ नेवीज इस बार न्यूज में थी, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि भारत की नेवी किस प्रकार की नेवी है, कि भारत की नेवी कैन गो फॉर इट्स अ ब्लू नेवी। और तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन नेवी क्या होता है एंड ब्लू नेवी क्या होता है और ग्रीन नेवी क्या होता है। द टर्म ब्राउन वाटर नेवी और रिवराइन नेवी रेफर्स इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस टू एनी नेवल फोर्स, कोई नेवल फोर्स कैपेबल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इन द लिटोरल जोन वाटर्स। मतलब जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के सिर्फ इतने ही एरिया पे अगर वो काम कर सके तो आप बोलोगे इट इज ब्राउन नेवी। लिटोरल एरिया ओनली, नियर द कोस्ट लाइंस, तब आप उसको ब्राउन नेवी बोलते हो। ब्लू नेवी कौन सी नेवी होती है, इट्स इज दैट काइंड ऑफ नेवी दैट इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ग्लोबली एसेंशियली अक्रॉस द डीप वाटर्स ऑफ ओशियंस। मतलब ये अंदर तक भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका है तो भारत की नेवीज यहां पे भी परफॉर्म कर सकती हैं, आगे भी परफॉर्म कर सकती हैं। वी आर अ
blue water navy. Next, green navy is a maritime force that is capable of operating in its nation's littoral zone and has limited competency to operate in the surrounding marginal seas. तो green navy एक बहुत ही short concept हो जाता है. नेक्स्ट, इंडिया सबमरीन. भारत के अंदर कौन कौन सी सबमरीन है वो आपको पता होनी चाहिए. देखिए सबमरीन से रिगार्डिंग कालावरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आपको पता होनी चाहिए. तो देखो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है. 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के नाम याद रखने हैं आपको, और ये नाम क्या है? अंडर द प्रोजेक्ट 75. तो इस बार P75I प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा. P75I प्रोजेक्ट क्या है, भारत क्या चाहता है, जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं. इंडिया वांट्स टू फोकस पर्टिकुलरली ऑन द सबमरीन सेक्टर. सबमरीन्स को क्यों हम लोग इतना डेवलप कर रहे हैं? बिकॉज हम लोग कोस्ट लाइन हमारी काफी बड़ी है, और पाकिस्तान और चाइना को अगर हमें काउंटर करना है तो वी नीड सबमरीन्स विद अस. नेक्स्ट, यू नो कि एक प्रोजेक्ट भारत सरकार चलाता है, प्रोजेक्ट 75, और इसके तहत 6 सबमरीन्स स्कॉर्पियन क्लास की भारत बनवा लेता है. किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से. सो दिस प्रोजेक्ट 75 वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. तो फ्रांस हमें 6 सबमरीन बना के देता है. उसको बोलते हैं पहली कालावरी, खंडेरी, कारांज, वेला, वक्शीर और वजीर. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 6 सबमरीन्स के नाम हैं. अगर यूपीएससी आपसे बोलता है कालावरी, कारांज, या फिर वेला, या वजीर, या वजीर, करांज, है ना, खंडेरी, दीज आर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये क्या है, किसके प्रकार है? इंडियन सबमरीन प्रोग्राम है. ओके, नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट 75. Mazagon Dock Ship Builders Limited in collaboration with Naval Group of France. Okay, फ्रांस के साथ था. अच्छा, अब समझो हम लोगों ने फिर एक और प्रोजेक्ट की बात करी, प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसको हम लोग P75I प्रोजेक्ट बोलते हैं. बट ये प्रोजेक्ट इस साल इतना न्यूज में रहा है कि यूपीएससी आपसे सिंपली पूछ सकता है P75I का क्या एम है. तो सबसे पहले तो P75I क्या करना चाहता है? एडवांस कैपेबिलिटीज लाना चाहता है. देखो, दिस वांट्स टू ब्रिंग द एडवांस कैपेबिलिटीज, और एडवांस कैपेबिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट है AIP टेक्नोलॉजी, दैट इज एयर इंडिपेंडेंट propulsion system. Now to understand this air independent propulsion system, you need to understand how does the submarine works. तो देखिए सबमरीन एक्चुअल में किसी फ्यूल पर काम करती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज को चलाने के लिए यू नीड फ्यूल, और ये फ्यूल का जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो देखो, फ्यूल को आपको पता है ऑब्वियसली यू नीड ऑक्सीजन. यू नीड ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज. विदाउट ऑक्सीडेशन तो कोई भी फ्यूल काम नहीं करेगा. अब होता क्या है यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलेगा, सबमरीन एक्चुअल में लिमिटेड अमाउंट ऑफ O2 लेकर के पानी के अंदर चली जाती हैं. मान लीजिए ये पानी है और पानी के अंदर ये सबमरीन है. अब मुझे आप एक चीज कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, कौन सी सबमरीन सबसे ज्यादा एफिशिएंट मानी जाएगी? Which kind of submarine is considered as most efficient and the most deadliest? ऑब्वियसली वो सबमरीन ही मानी जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं, जो एक्चुअल में स्टेल्थ पर फोकस करे. स्टेल्थ मतलब हमेशा छुपी हुई रहे. अगर मैं आपसे बोलता हूं ऐसी सबमरीन है जो छुप करके वॉर करती है, छुप करके अटैक करती है, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सबसे सक्सेसफुल है. मान लीजिए एक सबमरीन है और चाइना के हम लोग कहते हैं कि साउथ चाइना सी के नीचे हमारी भारत की सबमरीन पड़ी है, पिछले 3-4 साल से ऑपरेट कर रही है. कितना बड़ा हम लोगों के पास एक एक एडवांटेज आ जाएगा. बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है. रियलिटी क्या होती है? भारत की सबमरीन्स हर 15 से 20 दिन बाद ऊपर आती हैं, और जब वो ऊपर आती हैं तो फिर वो ऑक्सीजन लेती हैं और फिर नीचे जाती हैं. बट आप खुद सोच के देखिए, इस प्रोसीजर में जब आप ऊपर या नीचे जाते हैं तो यू ऑल्सो क्रिएट सोनार रेडिएशंस. तो सोनार वेव्स भी तो क्रिएट करते हैं आप, और ये सोनार वेव्स पकड़ी जा सकती हैं बाय योर एनिमीज, एंड व्हेन योर एनिमीज कैन कैच यू, यू कैन नॉट हैव अ सरप्राइज एलिमेंट ऑन अटैक. तो सरप्राइज एलिमेंट को रखने के लिए यू नीड गुड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. तो आपको क्या चाहिए? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, मतलब एयर से इंडिपेंडेंट हो जाए हम लोग. अब इसका मतलब ये मत समझना कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें चाहिए होगी ऑक्सीजन, बट उसका टाइम लिमिट बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, पहले इफ इट वाज 15 to 20 days, नाउ इट विल बी 80 days, 90 days. सो
हम लोग 80 से 90 दिनों तक स्टेल्थ मेंटेन करके रख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के लिए प्रोजेक्ट 75 आई लाया गया। बट ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट हैविंग लॉट ऑफ प्रपोजल्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे ऐसा बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं ना वो फ्रांस मीट कर पा रहा है ना ही रशिया मीट कर पा रहा है। सो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, राफेल न्यूज में था, आप जानते ही हैं, बस आपको यह पता होना चाहिए कि राफेल हम लोगों ने कहां से लिया है। कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से, राफेल कहां से लिया है। यू नो इट इज फ्रॉम दी फ्रांस, है ना। और राफेल बेटर एक वर्जन है। देखिए दिस इज राफेल। चलिए, तेजस, तेजस इज फुल्ली कैपेबल ऑफ कैरिंग अ लोड ऑफ 8 to 9 tons. It can fly with as many as weapon and missiles as Sukhoi. Sukhoi किसका है? Sukhoi is of Russia. Next, its biggest advantage is its speed. Despite being light, its speed is unmatched. These aircraft can fly as fast as the speed of sound, Mach 1.6 to Mach 1.8. ये भारत के द्वारा बनाया गया इंडिजीनियस है। दिस इज इंडिजीनियस। और ये तेजस बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि जब एरो डिफेंस वो हुआ था मीटिंग, उसमें भारत ने तेजस लॉन्च किया था अपना। और तेजस में कई लोग वो बहुत ज्यादा दे आर इंस्पायर्ड एंड दे आर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट इज योर चिनूक। चिनूक किसके साथ है? इट इज अ हेलीकॉप्टर ऑफ यूएसए। देखिए ये आपने देखा भी होगा। और इसका फायदा क्या है? इट कैरीज लॉट ऑफ लोड। तो वॉर लाइक कंडीशंस में या फिर इन आर in our Siachen areas, in the border areas, you can transport a lot of goods and ammunition through these helicopters. Then is your Apache. Apache is another helicopter that is being developed by USA and it was in news. India को दे रहा है Apache helicopters. देख सकते हैं आप किस तरीके का हेलीकॉप्टर है। प्रहार, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रहार क्या है? प्रहार इज अगेन इंडिजीनियस, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, इज अ रोड मोबाइल ऑल टेरेन ऑल वेदर सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल surface to surface missile with an effective strike range from 60 to 150 kilometers. 60 से 150 kilometers. This is Prahar. This was in news. ओके याद रखिएगा भारत का है ये, बस नाम पूछेगा यूपीएससी और आपसे पूछेगा क्या है ये। सो दिस इज प्रहार। ओके तो 26 जनवरी में भी दिखाया गया था ये। दिस इज वेरी मच इन न्यूज। Next is your BrahMos and I hope you know what is BrahMos. BrahMos is a joint project of India and Russia. And याद रखिएगा it is not like Agni missile. मतलब ये बैलिस्टिक नहीं है, ये क्या है? क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का मतलब क्या होता है? देखिए इट वर्क्स लाइक दिस। अगर मैं पहले आपको बताता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम कर रही थी, देखो इट क्रिएट्स अ पैराबोला, करेक्ट, बट इट इज नॉट क्रिएटिंग अ पैराबोला। क्रूज मिसाइल कैसे काम करती है? क्रूज मिसाइल टेक्स ऑफ, it comes back and then it goes grounded to avoid radars. तो रेडार्स को अवॉइड करना इसकी सबसे स्पेशल कैपेबिलिटी है। दैट इज वाई ब्रह्मोस अभी हाल ही में कई सारी कंट्रीज आर इंटरेस्टेड एंड आप तो जानते ही होंगे फेमसली बहुत ही बेहतरीन इंसिडेंट था, कभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बने तो बताइएगा। जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पहुंच गई थी, वो भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। See, this is BrahMos. Okay, next what you should remember is Project 15B. It is guided missile destroyers, INS विशाखापट्टनम, मोरमुगांव, सूरत। ठीक है, तो these are your Project 17B मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। ठीक है, हाल ही में लॉन्च करे गए थे, तो आपसे पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट 15B किसके तहत है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट 17A वॉरशिप्स बनाने का, फ्रिगेट्स बनाने का। फ्रिगेट्स क्या होते हैं? मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स या जो क्रूज शिप्स होते हैं उनका छोटा वर्जन होता है, फ्रिगेट्स बोलते हैं उन्हें। तो फ्रिगेट्स क्या है? नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। सिर्फ यूपीएससी बोलेगा नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। हाल ही में न्यूज में थे। बताइए ये किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हैं आप लोग जानते हैं, प्रोजेक्ट 17A से। Next is your Pinaka missile defense system. It was also in news. Why it was in news? Because
आर्मेनिया वॉर चल रहा है और हम लोगों ने क्या दिया था, पिनाका मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया था, तभी बहुत ज्यादा न्यूज में था। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड armament research and development establishment, that is ARDE, and high energy materials research laboratory. It is a rocket system, multi barrel rocket system, कई सारी रॉकेट्स एक साथ निकलने की क्षमता है, which is named after लॉर्ड शिवाज बो। ठीक है, तो उन्हीं के उस पर पिनाका रखा गया है। दिस इज पिनाका सिस्टम। S-400 तो आप जानते ही हैं, रशिया से एक हम लोगों ने सिस्टम लिया है, एंड दिस इज द एंटी डिफेंस सिस्टम। तो कोई भी मिसाइल अगर इनकमिंग है तो S-400 सिस्टम हैज द कैपेबिलिटी कि वो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था। न्यूज में इसलिए था बिकॉज ऑब्वियसली यू गाइज नो कि अभी तक की सारा का सारा S-400 डिफेंस सिस्टम भारत तक नहीं पहुंच पाया है। बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर दे आर नॉट एबल टू गिव अस द S-400 डिफेंस सिस्टम ऑन टाइम। देखिए हाउ डज द S-400 डिफेंस सिस्टम वर्क्स, इसकी इमेज से आप ये बात को अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले यू विल सी देयर आर लॉन्ग रेंज सर्विलियंस रडार्स, देन देयर इज वन कमांड व्हीकल, देन देयर इज वन एंगेजमेंट रडार एंड द लॉन्च व्हीकल। देखिए S-400 सबसे बेहतरीन तो नहीं बोल सकते क्योंकि उससे बेहतरीन है आयरन डोम। आयरन डोम किसका है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको बता देता हूं, इट इज ऑफ इजराइल। इजराइल का आयरन डोम जो है वो बहुत ही सबसे पावरफुल डिफेंस सिस्टम बताया जाता है पूरे विश्व का। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारे इंडिया की जो कोस्ट लाइन्स है वो काफी ज्यादा बड़ी हैं, सो वी कैन नॉट क्योंकि एक्चुअल में आयरन डोम किस प्रकार से है, मान लीजिए ये इजराइल है तो छोटे छोटे सिलोस गड्ढे बना रखे हैं और उसमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर हम ये इंप्लीमेंट करने गए तो कई 50 साल लग जाएंगे, क्योंकि भारत की टेरिटरी बहुत बड़ी है, कोस्ट लाइन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, तो बहुत ज्यादा एक्सपांसिव होने की वजह से प्रॉब्लम क्या आ जाती है, वहां पर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ट्रक लेके घूमना है। तो देखो भारत ने क्या ले लिया, एक ट्रक, और इस ट्रक पे क्या है, S-400 मिसाइल डिफेंस। तो इससे क्या होता है, जहां पर भी मान लीजिए कल को अगर हमें पाकिस्तान से इशू है तो हम लोग अपना ट्रक यहां खड़ा कर देते हैं, चाइना से इशू है तो ट्रक यहां खड़ा कर दो। सो दिस इज द बिगेस्ट कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज थार्ड। देखो यूपीएससी ने पास्ट ईयर में एक बार ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया था, बोला थार्ड सिस्टम किससे रिलेटेड है। थार्ड किसका है, इट इज ऑफ यूएसए, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। आयरन डोम तो आपको मैं बता ही चुका हूं, इजराइल। देखो क्वेश्चन ये था, दिस वाज द क्वेश्चन बाय द यूपीएससी, व्हाट इज थार्ड समटाइम्स सीन इन द न्यूज। तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं। देखो इस प्रकार से आते हैं हमारे डिफेंस के क्वेश्चंस। तो डिफेंस के क्वेश्चन में क्या आएगा, व्हाट इज थर्ड, एन इजरायली रडार सिस्टम, इंडियाज इंडिजीनियस एंटी मिसाइल प्रोग्राम। आप जानते हो एंटी मिसाइल प्रोग्राम क्या है भारत का, बैलिस्टिक डिफेंस वाला, एक है पैड एक है एड, ठीक है। एन अमेरिकन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑब्वियसली, एंड डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन जापान एंड साउथ कोरिया, नो। सो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन होते हैं। ओके, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट, ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए, भारत ने कई सारी कंट्रीज के साथ म्यूचुअल सपोर्ट लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करा है, जिसके तहत क्या हो सकता है, under this agreement, for example, we have done it with France, we have done it with Russia, with Japan, we have done it with Australia, you have done it with USA. Now what does this program tells you? This program tells you, या ये एग्रीमेंट क्या बोलता है, कल को अगर वॉर लाइक कंडीशंस हो जाती हैं तो भारत अगर काउंटर करना चाहता है चाइना जैसी कंट्रीज को, तो एक्चुअल में हम लोगों ने क्या बोला है, हमने रशिया के साथ, या मान लीजिए हम लोगों ने यूएसए के साथ एक ट्रीटी कर ली है, एग्रीमेंट कर लिया है, और उस एग्रीमेंट के तहत हम लोगों ने उनसे क्या बोला है, हमने बोला है कल को अगर लड़ाई होती है सो आप हमारी जितनी ओवरसीज टेरिटरीज हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हम आपकी ओवरसीज टेरिटरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं, एक्चुअली अमेरिका के सबसे ज्यादा नेवल और मिलिट्री स्टेशंस हैं आउटसाइड, मतलब यूएसए खुद यहां पर है बट उसके कई सारी ओवरसीज मिलिट्री स्पेसेस हैं, या बोल सकते हैं स्टेशंस हैं। कल को हम लोग, बिकॉज हम लोगों को डेमोक्रेसी मेंटेन करना होता है और हम लोग इतने सारे मिलिट्री स्टेशंस या स्पेसेस नहीं खरीद सकते हैं, तो हम लोगों ने यूएसए से बोला है कि कल को अगर वॉर लाइक कंडीशन होती है तो आप आकर के हमारे भारत से तेल, सामान, खाने पीने की चीजें रिफ्यूलमेंट कर सकते हैं।
आप इंडिया की टेरिटरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया की टेरिटरी को इस्तेमाल मतलब इंडिया के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं इन टाइम्स ऑफ वॉर, इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर एंड ऑल दीज सर्कमस्टेंसेज। एंड इंडिया कैन यूटिलाइज योर स्पेसेस। देखो हमें ज्यादा फायदा है, उनको कम है, क्योंकि भारत के तो टेरिटरीज हैं ही नहीं बाहर। अगर आप कजाकिस्तान वाला छोड़ दीजिए तो उसके अलावा तो कहीं पे भारत में है ही नहीं। फारखौर एयरबेस, उसके अलावा तो कहीं पे है ही नहीं। बट यूएसए की कई सारी ओवरसीज मिलिट्री बेसिस हैं जिनका इंडिया इस्तेमाल कर सकता है कल को चाइना से लड़ाई होती है तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं जिबूती के अंदर चाइना ने अपना हाल ही में एक मिलिट्री बेस लिया। इंडिया का मिलिट्री बेस नहीं है वहां पे, बट फ्रांस का मिलिट्री बेस है वहां पर, जापान का मिलिट्री बेस है वहां पर, यूएसए का मिलिट्री बेस है, और इन तीनों के साथ म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइंड है, जिसके तहत हम वॉर लाइक कंडीशंस में, डिजास्टर लाइक कंडीशंस में उनकी उस स्पेस को यूज कर सकते हैं, अपने सोल्जर्स को उतार सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पूरे विश्व पर पहुंच गए। ये अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो बताइएगा, मैं जरूर इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, और ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के अगेंस्ट में लाया गया है, आयरन कर्टेन का एक पोर्शन है। चलिए, सो आई होप, देखिए अभी टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से अगेन वी आर नॉट एबल टू डू लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, बट स्टिल आई होप एटलीस्ट यू गॉट एन आइडिया किस तरीके से करंट अफेयर्स को कवर करा जाता है, किस तरीके से और किस डेप्थ में करंट अफेयर्स को कवर करना चाहिए। अगेन रिवाइज करिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करिए, एंड टुमारो आई विल कम अप विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कल मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स के साथ आपको मिलता हूं। कल हम लोग कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस के जो मिशंस हैं, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, स्पेस मिशंस, उसको कवर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि कोविड से रिलेटेड जो चीजें न्यूज में रही हैं, एक स्पेशल सेशन कोविड का हो जाए, बिकॉज कोविड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो कोविड से रिलेटेड कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ वैक्सीन क्या है, या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स काम कैसे करते हैं, या ऑक्सीमीटर किस प्रकार से काम करता है, इस तरीके की जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनको कल कवर करेंगे। So till then, thank you so much. I'll be back tomorrow with science and technology. Thank you so much.